जी, तो ये गैस को कंप्रेस करके सिलेंडर में भर के हम तक अवेलेबल कराया जाता है। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, उन्होंने तुरंत दूसरे दिन से हमें ये गैस अवेलेबल कराना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनको कोई कष्ट करना नहीं था। जो फ्रीली अवेलेबल ऑक्सीजन है गैस हवा में, उसको उन्होंने भर के दे दिया। यही चीज़ यदि बनानी पड़े तो कितनी मुश्किल वाली बात है। तो जो पेड़ है, वो हमारे लिए प्राणवायु दे रहे। इस जीवन धरती मात्रा पर जितना भी जीवन मात्र है, ये जीवन मात्रों की प्राण ज्योत तेवत रखने के लिए जो भी एक सपोर्टिंग एक्टर अपनी लाइफ में है, वो है पौधे। तो मैं तो बहुत बार बोलता हूँ कि पौधे ही हमारे आराध्य दैवत है। हम सब लोग एक वाक्य प्रचार करते हैं, शायद आप लोगों ने भी सुना होगा, मैं तेरे प्राण ले लूंगा। उसने प्राण त्याग दिए, मेरे प्राण चले जाएंगे। उन्होंने उनके प्राण शांत हो गए। ऐसे हम लोग बहुत बार ये वाक्य प्रयोग करते हैं। तो बच्चा जब माँ की कोख में पैदा होता है, तो वो सबसे पहला काम क्या करता है? जब वो जन्म लेता है, ऑक्सीजन लेने का, प्राणवायु लेने का। हाँ, रोता नहीं है, रोने के पहले भी वो ऑक्सीजन लेता है। और जब वो रोते हैं ऐसे हम जब रोते हैं तो हम बार बार सांस लेते हैं, लंबी लंबी सांस लेते हैं। तो जो माँ की कोख में ली हुई सबसे पहली लंबी गहरी सांस होती है, तब से उसका जीवन प्रवाह शुरू होता है। और जब आदमी मरता है तो सांस छोड़ देता है और मर जाता है। तो वो ली हुई पहली सांस से लेकर तो छोड़ी हुई आखिरी सांस तक जो भी पूरा हमारा जीवन प्रवास है, ये प्रवाह, ये सारा निर्भर करता है पेड़ों पे, पौधों पे। और करके मैं सबको बोलता हूँ कि हमारे आराध्य दैवत कौन है? हमारे आराध्य दैवत है हमारे वृक्ष, जिनके बदौलत हम लोग जिंदा है। वृक्षों ने यदि 5 सेकंड के लिए भी ऑक्सीजन देना बंद कर दिया, तो हमारे शरीर की सारी नसें फट जाएंगी, आंखें बाहर निकलेंगी, कान से खून निकलेगा, पूरी स्किन ऐसी ऐसी लटकेगी, न जाने कितना क्या क्या होगा 5 सेकंड के लिए। आप केवल इमेजिन करो, या आप एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री भी बनी है, गूगल पे कभी सर्च करना कि 5 सेकंड के लिए यदि ऑक्सीजन रुक जाएगा, तो पौधे नहीं देंगे, तो कितनी बड़ी हानि हमारे निसर्ग की हो सकती है। जैसे मैं नागपुर से बिलोंग करता हूँ, हमने नागपुर का ही एक चित्र देखा कि नागपुर की लोक संख्या 37 लाख है, और पौधे के 22 लाख है, यानी एक व्यक्ति का ढंग से आधा भी नहीं है, जबकि चाहिए कितने? 17.5 पौधे चाहिए, 17.5 में से आधा भी नहीं है किसी का। तो हमें इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो आज का जो हमारा विषय है कि आयुर्वेदिक वनस्पतियों को घर पर जब अंग्रेज आए तो हमारे संस्कृति पे आघात किया, अलग अलग संस्कृतियां हमारी तोड़ी। उसमें हमारी सबसे एक महत्वपूर्ण संस्कृति थी, उसका नाम था पर्यावरण संस्कृति। हमारे इधर एक भाषा प्रयोग करते हैं, आजीबाई का बटवा। आजीबाईचा बटवा यानी आजीबाई, यानी घर की जो बूढ़ी माँ होती थी, दादी या नानी, घर पे किसी को कुछ भी हुआ कि उसके बटवे में ऐसी कुछ चीजें रहती थी कि वो बराबर निकाल कर बीमारियां ठीक करती थी। मान लो कोई तोतला बोल रहा है या किसी को खांसी हो गई है, तो वो बराबर हिरडे का एक टुकड़ा देंगे कि तुम खा लो। उसके इसमें लौंग रहती थी, इलायची रहती थी, लाल सुपारी रहती थी, चिपड़ा सुपारी रहती थी। चिपड़ा सुपारी की हम खाते ही नहीं है आजकल, कोई चिपड़ा सुपारी नहीं खाता। मावे की सुपारी तो ऐसी बिकती है, लेकिन चिपड़ा सुपारी 1200-1500 रुपए किलो की सुपारी है, इतनी आयुर्वेदिक सुपारी है। वो उस केस में रहती थी। काथ रहता था, गड़े का काथ, एक्चुअल चूना रहता था। पान रखती थी, वो खाने के बाद सबको मस्त पान लगा कर देती थी। सौंफ रहती थी, ऐसे कुछ कुछ बहुत सारी ऐसी चीजें रहती थी उसके बटवे में, जिससे वो हमारी यू यू सारी बीमारियां दूर करती थी। तो ये सारी चीजें वो लाती कहाँ से थी? उनके पास एक वाड़ी रहती, वाड़ी नाम का एक कंसेप्ट था। आज भी आप गांव में जाओगे तो जो गांव के घर है, वो बोलते कि आइए पपई खाइए, ये हमारी वाड़ी की पपई है। ना उनका खुद का एक मान लो फ्रूट फॉरेस्ट्री या एग्रो फॉरेस्ट्री रहती थी।
आओ हम संतरे खिलाते हैं, हम जैसे हमारे इधर संतरे बहुत होते हैं, तो बोलते हैं ये हमारे वाड़ी के संतरे हैं, खेत के नहीं है, बगीचे के नहीं है, ये हमारे वाड़ी के, खुद के वाड़ी के है। केला खुद के वाड़ी का। तो ऐसी वाड़ियां बनाते थे। वाड़ियां यानी फ्रूट फॉरेस्ट, जहाँ पे साले फलदार और औषधि वनस्पतियां हो, वो घर से बहुत निकट रहता था और वो उनका खुद के मालकी का रहता था, और वो सर्वजन हिताय परोपकाराय ही रहता था कि जो आएगा उसको वो मिलेगा। स्पेशली हम नाती गोती रहते हैं तो गांव में जाते हैं ननिहाल में, तो वहां पे हमको बहुत आज भी मिलता है। धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन आज भी है, वो संस्कृति हमारी टिकी हुई। लेकिन इसी संस्कृति को तोड़ने का अंग्रेजों ने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा। तो वो क्या किया, तो शायद भारत स्वतंत्र होने के पहले भारत में कोई शो के पौधे नहीं थे। ये आज जो हम लोग शो के पौधे देख रहे हैं, पाम है, अलाना है, फलाना ठिकाना, ये फाइकस अकेशिया और जितने भी रबर प्लांट, ये सारे जो प्लांट्स है, पौधे हैं, ये अंग्रेजों ने भारत में लाए हैं क्योंकि उनको व्यापार चाहिए था, पैसा कमाना था। तो भारतीय आयुर्वेदिक वनस्पतियां उन्होंने खत्म करी। दूसरा इंटेंशन ये था कि अरे ये लोग तो घर के घर में ही ठीक हो जाते हैं, कुछ भी बीमारी होती है तो कभी ये लोग फार्मेसी नाम का कंसेप्ट ही नहीं था। हमारे जो वैद्य लोग थे वो बराबर जंगल से कुछ जड़ी बूटियां लेकर आ जाते थे। तो अंग्रेजों ने बोला कि अरे हम तो एलोपैथी खाते हैं और ये आयुर्वेदिक कल्चर जो है भारत का, ये तोड़ना पड़ेगा। तो आयुर्वेदिक कल्चर को तोड़ने के लिए उन्होंने यहाँ पे एलोपैथी को इंट्रोड्यूस कराया, और हमारे घर की ये पर्यावरण संस्कृति पे आघात करके उन्होंने सारी औषधि वनस्पतियां घर से भगा के निरुपयोगी, जिसका कोई उपयोग नहीं, ऐसी शो की वनस्पतियां घर पे लाके रखी। अब निरुपयोगी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक तो वो छोटे छोटे गमलों में रहते हैं, उसका कोई उपयोग है नहीं, उसके ऊपर बर्ड्स ना नेस्टिंग करते ना रेस्टिंग करते, उसके ऊपर जो फल लगते वो हम कभी नहीं खा सकते, उसके ऊपर जो फूल लग चढ़ते हैं वो भगवान को नहीं चढ़ते, लगते हैं वो भगवान को नहीं चढ़ा सकते, वो फूल हम लोग ऐसे खा नहीं सकते। आ, ऐसे बहुत कम फूल है विदेशी वनस्पतियों के जिसके ऊपर नेक्टर खाने के लिए मधुमक्खी या फूलपाखरू जाकर बैठता होगा, तितलियां जाकर बैठती होगी, ऐसा बहुत कम दिखाई देता है। तो हमारी इकोलॉजी को वो खत्म कर रहा है। दूसरा यदि देखा जाए तो मिट्टी, हमारी मिट्टी जो है अल्कलाइन नेचर की होनी चाहिए। जो विज्ञान बैकग्राउंड से है उन लोगों को शायद ये समझ में आ जाएगा कि सॉइल का नेचर हमेशा अल्कलाइन होना चाहिए। लेकिन ये जो पौधे हैं इनको पानी बहुत लगता है, और पानी ज्यादा लगने के चलते ये क्या करते हैं, जमीन से सारा पानी सक कर लेते हैं, और उस कारण मिट्टी का नेचर जो है वो एसिडिक बनते जा रहा है। इसके जो पत्ते हैं जो झड़कर नीचे गिरते हैं वो डिकम्पोज नहीं होते, वो डिग्रेड और बायोडिग्रेड बहुत जल्दी नहीं होते, वो बहुत दिनों तक वैसे के वैसे ही पड़े रहते हैं, क्योंकि उनको खाकर पचाने वाले बैक्टीरियाज या माइक्रोब्स ही हमारे हवा में या मिट्टी में पानी में अवेलेबल नहीं है। और जब ये डेवलप हो जाएंगे तो हमारे जो नेटिव बैक्टीरियाज, माइक्रोब्स एंड ऑर्गेनिजम्स है वो सारे खत्म हो जाएंगे उनको, और वो होना शुरू हो चुका है। तो कुछ कुछ पौधे नहीं लगाना जिनसे परहेज करना चाहिए, जैसे गुलमोहर। जब गर्मी के दिनों में हमें आम, नीम, पलाश, सावर, न जाने कितने सारे पौधे, ये करंज, कितने सारे पौधे हमको छाया देते हैं, उसी समय में ये गुलमोहर भकास खड़ा रहता है जिसके ऊपर कोई एक पत्ती नहीं रहती, पूरा निष्पर्ण खड़ा रहता है। जब हमें हमारी मिट्टी को सूरज की धूप चाहिए ठंडी के दिनों में, जब हमें भी थोड़ी सी सुबह सुबह धूप चाहिए, उस समय में ये गुलमोहर पूरा भरा रहता है, और उसी समय में उसमें छोटी छोटी पत्तियां जो नीचे गिरती है, आप देखना बाकी पौधों की पत्ती कितने जल्दी डिकम्पोज हो जाती है, लेकिन गुलमोहर की पत्तियां जल्दी डिकम्पोज ही नहीं होती। आ, गुलमोहर का ऐसा जैसा कोई उपयोग नहीं है, गुलमोहर के फूल कभी कोई भगवान को भी नहीं चढ़ाता। आ, जब भी वाराधुन छुट्टी है, बहुत जोर से हवा छुट्टी है, आंधी आती है, तो सबसे पहले ये विदेशी वनस्पति गिरते हैं। आपने कभी वड़ के पेड़ को गिरे हुए नहीं देखा होगा, पीपल के भी पेड़ को कभी गिरे हुए नहीं देखा होगा, कड़ू नीम, नीम की पेड़ को कभी ऐसे बहुत हवा छूटी, आंधी छूटी और वो गिर गया, ऐसा कभी दृश्य नहीं देखा होगा। लेकिन आप जब भी देखोगे गुलमोहर का पौधा सबसे पहले गिरा हुआ दिखेगा आपको, कोई जोर से कोई तूफान आ जाए। अकेशिया, फाइकस, रेंट्री, पेल्ट्राफार्म, ये पौधे ऐसे तुरंत गिरते हैं क्योंकि ये बहुत कच्चे होते हैं, इनकी जड़ें एकदम ऊपर ऊपर ही ग्रो करती है। तो ऐसे पौधे ना लगाए, ऐसा ऑलवेज रिकमेंडेड है। तो अभी घर पे हम लोग जैसे रहते हैं, बड़े शहरों में रहने वाले लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं,
मैं भी नोएडा में था, 22वें मंजिल तक हम लोग ऐसे ऐसे प्रयोग करते थे कि वहां पे हमने खाद भी बनाई, हमने अच्छे अच्छे पौधे लगाए, बहुत अच्छे ग्रो भी किए। भारतीय नेटिव वनस्पतियां रही तो वो घर में बहुत अच्छे से पनप जाती है। तो चलो चलते हैं अभी पेड़ों की दुनिया में। अभी जितने लोग, कितने लोग आज अभी मौजूद है? 57। कोई इसमें से बीमार है? और बीमार है तो कौन सी बीमारी हुई है बताओ? क्योंकि वैसे भी अभी वायरल तो चल रहा है, हमारे इधर डेंगू भी बड़े जम से चल रहा है। कोई जो भी बीमार होगा, जिसको भी वायरल कोई वायरल वायरल, फीवर है। ओके वायरल फीवर है, ठीक है। बस बीमारियों के नाम लो, मैं अभी ऐसे फटाफट पेड़ों के नाम लेकर सॉल्यूशन बताता हूँ। पहले मैं बीमारियां सुन लूं कि इसको क्या हो रहा है, तब आपको समझे कि सर्दी है। ओके, वायरल सर्दी। और हेडेक हेडेक है, जॉइंट पेन है, और ढेचन का दुखावा है, स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डिलाइसिस है। अच्छा, और हेयर फॉल, हेयर फॉल हो रहा है। ओके, हेयर तो मेरा भी हो रहा है। और लोअर बैक पेन, लोअर बैक पेन। चलो अभी मजा बताता हूँ। कोरोना में भी जब रामदेव बाबा ने बोला, उसके पहले से एक ऐसी कोई तो भी बात निकल रही थी, सबके दिमाग में आया था कि ये गुड़वेल, जिसको गिलोय बोलते हैं हिंदी में, शायद आप लोग भी गुज्जू में गिलोय बोलते हैं ना, गिलोय ही बोलते हैं ना गुड़वेल को, गुड़ूची, गड़ो 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 यानी गुड़ी, बरोबर है। हाँ हाँ हाँ। तो ये जो गिलोय है, इसका इतना ज्यादा फायदा आयुर्वेद में बताया गया है। इसको अमृत वेला भी, हाँ गिलोय करेक्ट, इसको अमृत वेला भी कहा गया है। अमृत वेला इसलिए क्योंकि उसका अर्क यानी अमृत है, ऐसा बोला जाता है। तो गिलोय का काढ़ा पीने से हमारे बॉडी का रेजिस्टेंस पावर बहुत बढ़ जाता है। और ये गिलोय की जो पत्तियां होती है वो हार्ट शेप में होती है, अपने हृदय का जो आकार होती है हार्ट के शेप में होती है। तो हृदय के ऊपर वो सबसे ज्यादा अच्छा काम करती है। तो गिलोय वनस्पति का काढ़ा, अब इसको कैसे पीने का? तो एक बिल्लस, ये एक बिल्लस ना, एक बिल्लस यहाँ से एक बिल्लस इतनी काढ़ी शाम के समय तोड़कर रखने का, अभी मीटिंग खत्म होने के बाद आप तोड़ने का, और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके ठेच के पानी में भिगो के रख देने का। 2 ग्लास पानी में पूरा एक बिल्लस लकड़ी को धो डाल देना। और दूसरे दिन सुबह आपको पारिजातक पता है? पारिजातक नाम की वनस्पति होती है, जिसको क्या, क्या पता है? केसरी फूल आते हैं, ऑरेंज केसरी डंडी वाला फूल, ऑरेंज डंडी वाला फूल। हाँ, ऑरेंज डंडी वाला फूल सफेद कलर का होता है, नीचे से ऑरेंज डंडी होती है। ये इसकी कुछ पत्तियां लेकर उसका काढ़ा बनाने का, उसमें शक्कर नहीं, उसमें गुड़ डालने का, और सुबह उसका काढ़ा पीना है। 2 ग्लास पानी का 1 ग्लास पानी होना चाहिए। वो काढ़ा पीने से बुखार भी उतर जाता है, और हमारे बॉडी का रेजिस्टेंस पावर भी बढ़ जाता है। सर फूल भिगोने के करने का या उसके पत्ते का? गिलोय, गिलोय की दंडी, गिलोय की दंडी बोला मैंने। गिलोय की दंडी नहीं, पारिजात बोले ना, उसकी बात। पारिजात की पत्तियां, पत्तियां यानी हाँ। फूल की पत्तियां या उसके लीफ है वो? नहीं, पान, लीव्स। ओके, हाँ हाँ। तो वो उसकी लीव्स, पारिजातक की लीव्स, और गिलोय की काड़ी लकड़ी, यानी वो जो फांदी होती है, ब्रांच होती है। हाँ। ठीक है। ये लेने से रेजिस्टेंस पावर बढ़ेगा, हार्ट के ऊपर सबसे ज्यादा अच्छा काम करता है, तो हार्ट ब्लॉकेजेस को भी दूर करता है, और तबियत भी ठीक करता है। ये अमृत वेला, इसको अमृत वेल भी कहा गया है। और ये अजरामर है, अमर है, आप कहीं से भी कैसे भी लगाओ। ये सबने घर पे लगाना चाहिए। और जितनी भी कड़वी वनस्पतियां हैं, जिनकी कड़वी पत्तियां होती है, उस पे यदि ये चढ़ता है तो ये गुणकारी बहुत होता है। और यदि ये कांटे की वनस्पति पे चढ़ता है तो ये अपायकारक है। तो ये चीज से हमेशा ध्यान में रखना कि गिलोय कभी भी लगाना हो तो कोई भी काटेरी वनस्पति पे नहीं लगाना, क्योंकि उसमें विष तैयार होगा। लेकिन वही किसी भी आयुर्वेदिक वनस्पति पे लगाना जिसको काटे ना हो। सबसे ज्यादा अच्छा है कि नीम के पौधे के पास में गिलोय की नीम के पेड़ के ऊपर जब वो चढ़ता है तो उसका औषधि गुणत्व कई गुना द्विगुणित हो जाता है, यानी बहुत ज्यादा वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये है गुड़वेल के बारे में। ये वेल है, ऊपर चढ़कर बढ़ने वाली है। फिर जिसको बुखार है, बुखार में
मैं तो बोलता हूँ कि भारत में ऐसा एक भी नागरिक नहीं होगा जिसने कभी पैरासिटामोल, क्रोसिन, डोलो और कौन सी होती है जो बुखार में खाती है और दवाइयां नहीं खाई होंगी। इनफैक्ट भारत पैरासिटामोल और क्रोसिन खाने में तो इतना माहिर हो चुका है कि अब तो हमने पूरी दुनिया को खिलाया है। दुनिया ने डिमांड करी है आपके पैरासिटामोल। हमने लिटरली अमेरिका को कोरोना की दवाई बनाने के लिए यहाँ से भेजा है कि लो हम खाते तुम भी खाओ। लेकिन एक वैसी वनस्पति हमारे पास है जिसका नाम है काड़मेघ, हिंदी में चिरायता भी कहते हैं उसको। ये चिरायता नाम की वनस्पति, इसकी एक पत्ती खा लो आप, शायद आप में से हर किसी ने तो क्रोसिन की गोली कभी ना कभी चबाई होगी या पैरासिटामोल मुंह में कभी गलती से चबाई गई होगी, तो समझ में आ गई कि वो कितनी कड़वी होती है, क्योंकि बचपन से हमको ऐसे ठूस ठूस के खिलाया जाता है कि खा। उसका जो कड़वाहट होती है, वो काड़मेघ की एक छोटी पत्ती खाने का भी स्वाद उतना ही कड़वा होता है और वो काम उससे 10 गुना ज्यादा करती है। तो क्रोसिन की गोली खाने के बजाय जिसको भी बुखार है, एक चिरायता की एक केवल मात्र एक इतनी सी पत्ती, उसका ऑलरेडी पौधा ही बहुत छोटा छोटा सा होता है, इतनी सी एक पत्ती खा लो और आप ठीक हो जाओगे। दिन में 2 खा लो जैसे गोली खाते हैं डोज के समान। नहीं खाना हो रहा है डायरेक्टली तो शहद के साथ मिलाकर खा लो तो हो जाएगा। तो सबके घर में ये पौधा होना चाहिए, क्योंकि एक नॉर्मल ज्वर भी किसी को होता है, साधारण सा बुखार होता है, तो ये चिरायता की वनस्पति हमारे बहुत काम में आती है। ये सबने अपने घर पे लगाना चाहिए। चिरायते का दूसरा नाम क्या होता है इंग्लिश में? मुझे अंग्रेजी में नाम, मैं आई एम वेरी वीक इन इंग्लिश, में को अंग्रेजी में नाम चिरायता के अलावा कोई नर्सरी में पता नहीं चलेगा चिरायता? चिरायता ही बोल सकते हैं उसको शायद। मैं तो बोल रहा हूँ ये देखो, ये जो टॉप पे है ना, ये इतनी एक छोटी सी भी इतनी भी पत्ती खा ली है यदि किसी ने, तो भी ये बहुत कड़वी होती है। तो चिरायता, और ये इतना ही बढ़ता है, देखो मेरे पास भी गमले में लगा हुआ है और ये इतना सा ही पौधा बढ़ता है। तो ये एक पौधा, और जो मैंने गिलोय बताई है उसकी ऐसी लकड़ी होनी चाहिए। ये देखो मेरे यहाँ से सब लोग काट काट कर लेकर जाते हैं, तो इसका इतना एक पोर्शन लेना है हम लोगों को, इतना एक पोर्शन लेना, उसको तोड़ना जैसे ऐसे तोड़ा है। ये गिलोय की ऐसी पत्ती होती है, ठीक है। वेद कही शकाय। हाँ, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। आप सभी को नमस्कार, मैं डॉक्टर नीरजा सिंह लखनऊ से बोल रही हूँ जी। मेरी आवाज सुनाई? चीज बोलते हैं ACAN तो इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। अभी सर को प्लेटफॉर्म दे देते हैं जी। थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू। इसको मैंने अभी देखा, मेरे पास जो किताब है उसमें किरायत भी बोलते हैं और किरियत कुलूपनाथ भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम है इसके, लगभग में इसके अभी कम से कम 25-30 नाम उन्होंने दिए। तो Sir, I just have found on the Google that is bitter stick also has been said. अच्छा, या ठीक है ना, चलेगा। तो ये ऐसी वनस्पति है जो सबके घर पे लगनी चाहिए। तीसरा हम लोग मुड़ते हैं कि खांसी, सबको खांसी होती है, पानी कम पीने से खांसी होती है, तेल वाला चीजें खाने से भी खांसी होती है और ऐसी भी खांसी होती है। तो ये धूल की जिनको एलर्जी होती है उनको भी खांसी होती है। डस्ट, आजकल तो बड़े शहरों में कंस्ट्रक्शन वर्क इतना चल रहा है कि डस्ट पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उसके कारण भी बहुत लोगों को खांसी होना चालू हुआ है, आंखों में जलन होना चालू हुआ है। ऐसी वनस्पति के लिए सबसे बेस्ट है अडुलसा। अडुलसा आप घर पे लगाओ। अडुलसे की 2-3 पत्तियां भी ऐसे हाथ पे भी ऐसे करके उसमें शहद के साथ आप खा लो तो सबसे बेस्ट। दिन में 2 बार 3 बार खाओ, खांसी आपकी दूर भाग जाएंगी। तो अडुलसा घर पे हमेशा होना चाहिए। हम लोग चाय पीते हैं, तो ये तो अंग्रेजों ने या चाइनीज लोगों ने थोड़ा आदत लगाई है चाय पीने की, लेकिन भारत में जो एक्चुअल चाय पी जाती थी वो क्या थी, तो वो काढ़े के फॉर्म में रहती थी चाय। आज हमने विलायची की चाय पी है, आज हमने अदरक की चाय पी है जिसमें दूध नहीं रहता था। दूध तो हम लोग कोरा ही पी जाते थे, भारतीय लोग हमेशा दूध कोरा पीते थे, कच्चा ही पी जाते थे। गाय के पास बैठ के जब दूध दुवारी चलती तभी हम लोग कच्चा दूध पी जाते थे और वो पचाने की ताकत आज भी हमारे अंदर में है, लेकिन हम लोग पीते नहीं है कभी। तो जो चाय रहती थी, दालचीनी डालकर चाय बनती थी, लौंग डालकर चाय बनती थी। तो अभी
सबके घर में खड़े मसाले रहते हैं और खड़े मसालों को ही अर्क बनाकर पीना, दैट इज एक्चुअल चाय, वही खरी चाय होती है। गौती चाय आपको पता होगा, लेमन ग्रास, तो लेमन ग्रास भी सबके घर में आसानी से लग सकता है, इत्तू सी काड़ी लगाई तो बहुत फैल भी जाता है। तो ये गौती चाय, लेमन ग्रास सबके घर पे लगाना, सबने लगाना, ये बहुत ही असरदार होता है, दिमाग के दालन ऐसे खोल देता है, एकदम रिफ्रेश कर देता है। तो सर के दालन खोलने के लिए जिनको सर दुखता है, साइनस या माइग्रेन के भी प्रॉब्लम्स होते हैं, वो यदि ये लेमन ग्रास की चाय पियेंगे तो शायद वो बहुत ठीक हो जाता है, उनको बहुत सुकून मिलेगा। तो लेमन ग्रास की टी पीना इज वेरी रिफ्रेशिंग, उसमें नींबू के 2-3 बूंद डाल दो तो वो और ज्यादा अच्छी हो जाएंगी, इसको आप पीना। इसके साथ साथ में एक अपराजिता, जिसको हम गोकर्ण भी बोलते हैं, वास्तुशास्त्र के हिसाब से अपराजिता के एक्चुअली 4-5 प्रकार के फूल आते हैं, उसमें 2 बहुत कॉमनली लगते हैं, एक होता है जामुनी कलर का और एक होता है सफेद कलर का। तो शास्त्रों में भी कहा गया है और बड़े बड़े वास्तु विशारद भी यही कहते हैं कि आपका जो मेन एंट्रेंस है वहां पर अपने अपराजिता का सफेद कलर का फूल लगना चाहिए और उसकी वेल आपके एंट्रेंस के ईस्ट साइड से लेके ईस्ट साइड, यानी जिसके नीचे से लोग आ जा करें। सफेद कलर की इसलिए बोलते हैं, वास्तु के हिसाब से बोलते हैं कि जो भी नकारात्मक सोच लेकर हमारे घर में प्रवेश करता है, उसकी नकारात्मकता का क्षालन करने के लिए वो पौधा बहुत असरदार होता है। उसका ही रंग, आप वो फूलों को बचा कर रखो, सुखा कर रखो, उसकी चाय बनती है। उसमें जो नीले कलर के फूल आते हैं, अपराजिता के जामुनी कलर के नीले कलर के फूल आते हैं, उसको गोकर्ण इसलिए कहते हैं कि गाय का कर्ण जो होता है ना, गाय के कान होते हैं, उस तरीके से ऐसे उसके फूल होते हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं, बहुत सुंदर, खुशबू नहीं रहती, लेकिन पूरा चाइना पागल है अपराजिता के वो जामुनी वाले पेड़ फूल की चाय पीने के लिए। शाम के समय गोकर्ण टी पिलाते हैं वो लोग, उनके ब्रांड है, आप गूगल करोगे तो हम भी ऐसे घर में कोई मेहमान आते हैं या खुद भी शाम के समय में गोकर्ण के फूलों की चाय बनाकर पी सकते हैं। वो फूल तोड़ना, 3 से 4 फूल एक मस्त गरम करके उबाल के उसका पूरा अर्क उसमें आ जाएगा। ये फूलों को सुखाना पहले, और सुखा के बस कुछ कोई प्रक्रिया नहीं है, सुखा के बर्नी में भरकर रखने का कांच के और उसकी चाय बनाने का। नेक्स्ट टाइम मैं आऊँ तो आप मुझे ये चाय पिलाओ किसी के घर पे, तो ये चाय आप हमेशा अवश्य पीना चालू करो। तो गोकर्ण सबके घर में लगना चाहिए। गोकर्ण के साथ साथ दरवाजे में ऐसा भी कहा गया है शास्त्रों में कि एक गमले में या कहीं तो भी लाजाड़ू या छुई मुई या लाजावंती या टच मी नॉट नाम की वनस्पति भी लगानी चाहिए। ये क्या करती है, जो भी प्रवेश करता है उसकी हवा भी लग जाए ना आते जाते उनको, तो नमस्कार कर सबको प्रणाम करता है, तो वो सबका आदरातिथ्य करता है। ये हमारा हॉस्पिटाइल पौधा है, तो सबके घर में छुई मुई होनी चाहिए। अब बोलते हैं ऐसा कि छुई मुई के पत्तियों का लेप पेट के ऊपर लगाने से चर्बी घटती है। तो इसका ये एक फायदा है, बहुत लोग इसको प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। जो केरल में आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र, पंचकर्मा चिकित्सा केंद्र जो चलाते हैं, वो लोग ये इसका उपयोग करते हैं। जहाँ पे भी एक्स्ट्रा फैट्स है उसको गलाने के लिए इसके लेप लगा कर वो क्या प्रक्रिया करते हैं, कुछ एक आयुर्वेदिक प्रक्रिया है, वो समझने लायक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो टच मी नॉट, लाजवंती, लाजाड़ू, छुई मुई, बहुत सुंदर नाम है, मेरे को तो बड़ा पसंद आता है ये नाम, छुई मुई। तो ये पौधा आपने घर में लगाना चाहिए। फिर वेखंड, वेखंड को शायद हिंदी में भी वेखंड ही कहते हैं। ये वेखंड के जो जड़े होती है, ये जड़ी का प्रकार है, तो इसकी जड़े अपन अपने हमेशा सुखाकर अपने पास रखने का। वेखंड जो तोतले बोलने वाले लोग हैं या जिनकी बोलते बोलते जीभ बहुत फिसल जाती है, स्लिप ऑफ टंग जिनका बहुत ज्यादा होता है, या जो लोग बोलते बोलते जिनके मुंह से थूक के कुछ ऐसे बूंदे बाहर निकलते हैं, बार बार बहुत ज्यादा थूक जमा होता है, कभी कुछ लोगों को होती है आदत, ये बहुत सामान्य है कि बोलते बोलते हमारा भी कभी कभी निकल जाता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए वेखंड का वो छोटा सा इत्तू सा एक उसकी जड़ मुंह में रखने का, कभी कभी उसको बस उसका रस निचोड़ कर पी जाने का, रस निकल जाने के बाद में वो अपन ने फेंक देने का। तो वेखंड हमारे घर में हमेशा लगनी चाहिए। फिर है अजवाइन, अजवाइन के ऊपर आता है, अभी तो बारिश का मौसम है,
जब भी बारिश आई हम लोग मस्त पकोड़े बना बना कर खा रहे होंगे, पक्के से खाए होंगे, सबने खाए होंगे, क्योंकि मैं तो बहुत खादाड़ू, मैं तो खाता हूँ और मेरे को अलग अलग चाहिए, केवल वो आलू के और प्याज के नहीं चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, अजवाइन के पकोड़े खाते हैं। आप लोग भी करते होंगे, महिला वर्ग तो बहुत सरस सुरस होते हैं सब काम करने के लिए। तो अजवाइन की एक छोटी सी इतनी सी फांदी भी लग जाए, या फिर किसी किराना शॉप में जाने का, उसको बोलने का भैया कच्चा वाला अजवाइन दो, घर पे आके हम लोग उसको भूंजते हैं और खाने के लिए इस्तेमाल करते। भूंजना नहीं, कच्चा वाला लेना। वो अजवाइन यानी बीजे है। हम लोगों के भारतीय संस्कृति में बीज खाने का बहुत बहुत ही ज्यादा महत्व बताया गया है। हम लोग बहुत सारे बीज खाते हैं, तरबूज के बीज खाते हैं, खरबूजा के बीज खाते हैं। बीज खाना बहुत आवश्यक है। आज के स्थिति में बीटी और जीएम, ये बीटी सीड्स, बीटी बैंगन, बीटी कॉटन, जीएम सीड्स जो आ रही है, इससे इनफर्टिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, प्रजनन क्षमता कम हो रही है, क्योंकि उसका जो जेनेटिक्स बना हुआ है वो ऐसा है कि अंग्रेजों का षड्यंत्र है। ऑफ कोर्स ये भी कि हम लोगों की भारतीय संस्कृति में क्या होता था कि एक पौधा यदि हमने लगाया बैगन का, तो एक दो बैगन जो सबसे अच्छे दिखते हैं, बहुत जिसका पूर्ण सर्वांगीण विकास हुआ है, उसको हम लोग कभी तोड़ते नहीं थे, उसको वैसे ही बीज के लिए छोड़ देते थे पौधों पे। तो वो जब फल पेड़ पे पूर्णतः परिपक्व हो जाता था, तो फिर पेड़ खत्म होने के बाद में वो फल को हम लोग इकट्ठा करते थे और अगले साल उसके अंदर से बीज निकालकर नए पौधे तैयार करते थे। और एक बीज फिर हजारों बीजों को जन्म देने के लिए बाध्य रहती है। तो इस तरीके से हम हजारों सालों से ये बीजों का संवर्धन करते हुए आए हैं। अंग्रेजों ने आते बराबर, और स्पेशली हमारे यहाँ पे अंग्रेज क्यों मैं बोलूंगा, अपने भारतीय ही लोग, आफ्टर ग्रीन रिवोल्यूशन बहुत बड़ा हरित क्रांति हुई, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है वो ये हुआ है। तो पुरुषों में महिलाओं में भी प्रजनन क्षमता का कारण घटना, ये है सबसे मुख्य कारण। जीएम सीड्स या बीटी से निकलने वाला प्रोडक्शन। तो बीजों का संवर्धन करना। तो ये जो अजवाइन है, कच्ची बीज लेकर आना, घर पे लगाना, या उसकी किसी के घर पे होगी तो इतनी सी फांदी चुरा कर लेके आना, क्योंकि चुरा कर लाने में ज्यादा मजा रहती है छीन के लाने में। तो इतनी सी फांदी चोर के लाना और वो लगाना, उससे जो पौधा 1-1.5 महीने में ऐसा पूरा खिलेगा, पूरी फूलदानी तैयार हो जाएंगी, बहुत सारे पत्तियां होती है। आप भले ही खाओ ना, लेकिन उसकी पत्ती से आप ऐसे अंगूठा ऐसे घस के उसका सुगंध भी लोगे ना, तो वो सुगंध से नाक में जितने भी फोड़े फुंसियां होती है ना, यहाँ पे नाक में होती है, वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। तो दुहेरी उपयोग है, भजे भी खाने मिलेंगे और नाक का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये एक चीज करना, तो हमेशा सबके घर पे अजवाइन रहना ही चाहिए। फिर पकोड़े की बात निकली है। आपको हेटी नाम का वनस्पति पता है क्या? हेटी नाम सुना है क्या? हेटी, या जिसको अगस्त्य भी कहते हैं, अगस्त्य के फूल। जो तोता होता है उसकी जो चोंच होती है उसके आकार का वो होता है। दो कलर आते हैं, एक लाल कलर का और एक ऑफ वाइट कलर का। तो ऑफ वाइट कलर का यूजुअली बहुत ज्यादा दिखाई देता है, बहुत रेयर पौधा है। हाँ, तो उसको लगाना। बहुत ही कच्चा पौधा होता है, आप फूल तोड़ने जाओ तो पूरी फांदी टूट जाएंगी, लेकिन घर में हम लोग आसानी से लगा सकते हैं। आप यदि अपने छत के ऊपर टेरेस गार्डनिंग कर रहे होंगे, तो जिसके गमले की हाइट मान लो 2-2.5 फीट की होगी, तो उसमें यह पौधा बहुत आसानी से लग जाएगा। अगस्ती का पौधा अवश्य लगाओ, बहुत ही सुंदर। हमारे इधर बाजार में अगस्ती के फूल अभी आएंगे, दशहरे से लेकर तो कोजागिरी पूर्णिमा तक ही उसके फूल रहते हैं। वो फूल 800 रुपए किलो बाजार में मिलते हैं, 800 रुपए किलो। अब मेरी माँ तो मेरे घर से लोगों को ऐसी फ्री में देती है कि बहुत हो गए, हम इतने पकोड़े नहीं खाने वाले, आप फूल लेके जाओ करके। लोग नंबर लगा कर रखते हैं कि हाँ इस हफ्ते के हमको देना, अगले हफ्ते के हमको देना, ऐसे लोग नंबर लगा। मेरी माँ सबको बांटती है। कौन सा नाम बोला सर आपने? कौन सा नाम बोला? हेटी या अगस्ती। आप हेटी के फूल डालो या अगस्ती का फूल डालो, आपको समझ में आएगा, अगस्ती का पौधा। और उसी में फल्ली लगती है इतनी बड़ी, उसमें एक अभी मेरे पास फोटो नहीं है, बट आप गूगल करोगे तो आपको समझ में आएगा। मैंने बोला तोते की जो चोंच होती है उसके आकार का ऐसा वो काजू, जैसे काजू निकलता है ना, उसमें से काजू जैसा वो फूल दिखता है। मान लो काजू का ही इतना बड़ा वर्जन, सेम काजू जैसा दिखेगा, काजू के कलर का इतना बड़ा। काजू सफेद होता है वो,
ऑफ वाइट हल्का सा ग्रीनिश क्रीमिश कलर का होता है, तो वो आप देखना। ये है अगस्ती का फूल। इसके भी पकोड़े भजे बहुत अच्छे बनते हैं। इसको काटकर इसकी सब्जी बनाई जाती है, बहुत ही सुंदर। इसके बाद ये जैसे फूलों की सब्जी बनाई जाती है, वैसे ड्रमस्टिक, मोरिंगा जिसको कहते हैं, सहजन, सहजन की बहुत कोली कोली पत्तियां और उसके फूल। अभी दिस इज द बेस्ट पीरियड टू लाइक ग्रैब द फ्लावर्स फ्रॉम द ड्रमस्टिक प्लांट। आप उसके कोले कोले फूल और पत्तियां लेकर आओ। आज ही हमने सुबह वो सब्जी खाई। वो पत्तियां और उसके फूल, इतनी सुंदर सब्जी बनती है। हाफ कुक करना है बस, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत कोवली होती है। ज्यादा ओवर कुक करेंगे तो उसमें इंग्रेडिएंट्स भाग जाते हैं। ऐसे ना बहुत सारी चीजें हाफ कुक ज्यादा खानी चाहिए हम लोगों ने। हम लोग इतना पकाते हैं कि सारा खत्म कर देते हैं उसमें से न्यूट्रिएंट्स। वो नहीं करना। कुकर का खाना थोड़ा कम करना, कुकर में नहीं लगाना। अभी तो जितने 45 के ऊपर जा रहे हैं ना लोग, इनको वात का प्रॉब्लम चालू हो जाता है। तो वात जितना भी है, भिंडी, शिमला मिर्ची और कुकर का खाना खाने से ये वात बढ़ेगा। जिसके अंदर हवा भरी है, वो हवा ही अपने शरीर में जाएंगी तो वात होगा। तो शरीर में हवा नहीं जाने देने का। ये स्पेशली समय होता है, अभी वात का समय चल रहा है। सुबह सुबह का भी समय वात का होता है। आयु भी 45 साल के ऊपर वाले सबको वात होता है। वैसे सीजन ऋतु के हिसाब से देखा जाए तो अभी वात नहीं है, लेकिन समय अभी जो प्रहर चल रहा है, ये वात का प्रहर चल रहा है। तो वात के लोगों ने ये चीजें परहेज करने का, क्योंकि शिमला मिर्च में देखो आप, अंदर में हवा ही भरी रहती है, पूरा सॉलिड नहीं रहता, हवा भरी रहती है। भिंडी दबाओ आप, भिंडी में भी हवा भरी रहती है। जो भी चीजें जिनमें हवा भरी हो अंदर में, हम लोग कुकर में अंडर हाई प्रेशर उसमें हवा छोड़ते हैं, उसको पूरा फोकला कर देते हैं। तो ऐसी जिन जिन चीजों में अंदर में हवा घुसती है, ये हवा हम खाने से भी हमारे शरीर में जाएंगी, तो वो वात को बढ़ाएगी। जॉइंट पेन्स बढ़ाएंगे। तो किसी ने बोला था कि मुझे जॉइंट पेन्स है, जॉइंट्स पेन वालों ने कुकर का खाना और शिमला मिर्च और भिंडी खाना बंद कर देना चाहिए। 45 के अबाव वाले लोगों ने महीने में 1-2 बार खाई तो ठीक है, 1 आध बार वगैरह, हमेशा हमेशा नहीं खाने का, परहेज करने का, ये खाने का। फिर मैंने आपको वेखंड बताया था, वेखंड। हाँ, उसके बाद में मिंट, मेंथा, मिंट का पौधा जिसको हम ठंडाई भी बोलते हैं। ठंडाई अक्सर हम लोग वो सफेद सफेद कण खाते हैं, लेकिन ठंडाई का पौधा घर में लगाने का, वो बहुत सुंदर और बहुत फास्ट बढ़ता है। पुदीना जैसा बढ़ता है, वैसे ही ठंडाई का भी पौधा बढ़ता है। पुदीना और ठंडाई के केवल पत्तों में बहुत साम्यता होती है, हल्का सा डिफरेंस होता है, दिखने में बहुत एक जैसे दिखते हैं। पुदीना भी सबके घर में लगना चाहिए। बिल्कुल मार्केट से पुदीना खरीद के नहीं लाने का, हमारे घर का पुदीना हमने खाने का। चटनी ना भी बनाओ, ऐसी पत्तियां खाओ तो भी बहुत सही लगती है, सैलेड्स में उसको डालने का। सैलेड से बात है, ये केवकंदा नाम की वनस्पति होती है, जिसको इंसुलिन से भी जाना जाता है। आपने देखा होगा कुछ कुछ घरों में या बंगलोज में, जहाँ पे जीने का एडजस्टमेंट करना हो, वहां पे जीना ऐसे स्पाइरल होता है, गोल 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 सीढ़ियां घूमते हुए हम लोग ऊपर जाते हैं। आप शायद, अब बहुत सारे लोग गए होंगे। वो पौधा भी वैसे ही बढ़ता है। आप यदि ऐसे टॉप व्यू देखोगे उसका, तो वैसे गोल 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 घूमते, उसकी पत्तियां ऐसे सब तरफ से पत्तियां नहीं आती, तो वो ऐसे गोल 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 ऐसे पत्तियां घूमते हुए वो पौधा ऊपर। सर मेरे घर पे है। हाँ, वो आप सबको दिखाना, और उसकी पत्ती सुबह उठकर खाना। मेरे घर पे है, हमारे घर के रोटी वाली दीदी, बर्तन वाली दीदी, झाड़ू पोछा, कोई नहीं रखता उसको। सबको शुगर है। भारत तो आधा भारत शुगर के पेशेंट है। सबसे ज्यादा शुगर अपने भारत के लोगों को हो रहा है, मीठी मीठी चाय पीने के कारण। कौन सी वनस्पति बोला? केवकंद बोलते हैं उसको, या फिर इंसुलिन भी बोलते हैं आप, और शायद आजकल नर्सरी में भी मिल जाएगा। या इंसुलिन प्लांट बोलते हैं, यस। तो वो सबके घर में लगाना। अब मैं आपको एक सीरियस कारण भी बताता हूँ कि ये शुगर क्यों बढ़ रहा है। जब ये जेनेटिकल इंजीनियरिंग हुआ ना, तो पौधों के ऊपर जब रिसर्च हुआ, जो नेचुरल फॉर्म में फल आता है, उसकी जो नेचुरल मिठास है, नैसर्गिक मिठास, हो सकता है आपको साउथ इंडिया का केला बहुत ज्यादा मीठा लगे, लेकिन भूसावल का केला उतना ज्यादा मीठा ना लगे। या फिर क्या हुआ कि जो यूरिया, सल्फेट, डीएपी, एंड्रिन जैसी जो दवाइयां मिट्टी में गई, उसके कारण फलों की मिठास थोड़ी सी कम हो गई। लेकिन ये साइंटिस्ट लोगों ने या ऐसा षड्यंत्र रचा कि ये फलों की मिठास बढ़ाने के लिए पेड़ों को कुछ इंजेक्शंस, फलों को कुछ पाउडर्स, कुछ ऐसे फर्टिलाइजर्स निकाले, जिसके कारण इसके आकार बढ़ गए,
इसके ऊपर की शाइनिंग बढ़ गई, इसकी टेस्ट बहुत ज्यादा मीठे लगने लगे, कलर इतना सुंदर दिखने लगा, आकार ऐसे बड़े बड़े होने लगे। तो ये सारा एक्सपेक्टेड नहीं है। ये जबरदस्ती से जो आर्टिफिशियल स्वीटनेस डालने के पीछे हम भागे और उसका खामखा हम ये भुगत रहे कि हम लोगों को शुगर के प्रॉब्लम्स होने लगे। तो दुर्दैव है भारत का ना, कुछ दिनों के बाद शायद शुगर की ट्रेन चलेगी। भारत का दुर्दैव है कि वाटर ट्रेन चली, ऑक्सीजन ट्रेन चली, कैंसर ट्रेन ऑलरेडी चल रही है और शायद शुगर की भी ट्रेन चल सकती है। तो ये चीज का ध्यान रखना कि नेचुरल फ्रूट्स मिले तो ही खाओ, ना खाओ तो ज्यादा अच्छा है, कम खाओ तो बहुत अच्छा है, कम खाओ तो बहुत अच्छा है, लेकिन खाओ तो जो भी खाओ वो शुद्ध खाओ, ये करना। इसके बाद एक स्टीविया का भी पौधा आता है। स्टीविया की पत्तियां ऑनलाइन आप गूगल करोगे, भाई साहब 1400 रुपए किलो का पैकेट है उसका, 1400 रुपए किलो का पैकेट। मेरी माँ जब चाय बनाती है तो शक्कर नहीं डालती, वो स्टीविया की पत्तियां डालती है, क्योंकि मेरी माँ भी शुगर की भुक्तभोगी बन चुकी है। वो स्टीविया की पत्तियां का वो पौधा सबने घर पे लगाना, उसकी पत्तियां बहुत निकलती है, तो उसकी पत्तियां हमने सूखा के रखने का, कांच की बर्नी में भर के रखने का। आपको 1 चम्मच पत्ती यानी 1 चम्मच शुगर के समान होती है, मिठास उतनी ही रहेगी। आप बस ये लगाओ, स्टीविया का पौधा घर में लगाओ, इंसुलिन का पौधा। शुगर कंट्रोल जो डॉक्टर है उनको पता होगा, इंसुलिन जब बॉडी में इम्बैलेंस होता है तब शुगर का प्रॉब्लम होता है। तो इंसुलिन को कंट्रोल करने के लिए केवकंद और स्टीविया के पौधे, शुगर को रिप्लेसमेंट। और एक गुड़मार नाम की वनस्पति आती है। ये गुड़मार के नाम में ही जो गुड़ यानी गोड़, हम मराठी में गोड़ बोलते हैं, गोड़ यानी मीठा, तो ये गोड़ मिठास को मार देता है। ये गुड़मार नाम की वनस्पति का एक पत्ता यदि आप खा लो, देखो जो लोग शुगर के पेशेंट है उनको और मीठी मीठी चीजें ज्यादा खाने का क्रेविंग होता है, बहुत ऐसे लालच छुट्टा है मन में कि यार मैं मीठा खा ही लूं, थोड़ा सा खा ही लूं, और बहुत कम लोग अपने मन पर ताबा रख पाते हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या करने का, वो गुड़मार की एक पत्ती जाकर खिला देने का। वो पत्ती 1 चम्मच नहीं, वो 10 चम्मच के शुगर के समान मिठास देगी, आपको बहुत मीठा करेगी। लेकिन उसके बाद आप उसको कुछ भी मीठा खिला दो, आप शक्कर भी खिला दोगे तो उसको लगेगा मैं रेत खा रहा हूँ क्या। उसको आप बालूशाही खिलाओगे तो लगेगा मैं क्या एक कोई ऐसे आटा खा रहा हूँ क्या, ऐसे उसको लगेगा। तो उसका मन अपने आप उड़ते जाएगा ये मीठा खाने से। तो उसके लिए वो ट्रीटमेंट है। गुड़मार नाम की वनस्पति लगाओ, बहुत ही प्यारी वनस्पति है। सही बात है सर, वो मेरे घर पे है और उसका प्रयोग करती हूँ, डायबिटीज वाले को प्रयोग करो जिसको मीठा खाना है उसको पत्ती खिला दो, वो चुप बैठ जाएगा। पता नहीं था, वो माली आया ना तो 500 रुपये का एक छोड़ मुझे देके गया था। वाह, 500 रुपये उसने मेरे पास से लिया, लेकिन बहुत उपयोगी है, बहुत उपयोगी है। नर्सरी में मैं गई नहीं, वो घर पे आके बोल गया और मेरे मिस्टर अपने आप सबको बेच भी सकते हो ठीक है ना। तो ये करना। फिर तुलसी के ऊपर मैं आऊंगा। हमारे हिंदू संस्कृति में हमको शायद राम तुलसी, श्याम तुलसी पता है, लेकिन शास्त्रों में 6 प्रकार की तुलसियां बताई है। मेरे घर पे 6 में से 4 प्रकार है, 2 प्रकार अभी नहीं है, तो 4 नहीं, सॉरी 5 प्रकार है। तो ये 7 प्रकार की 6 प्रकार की तुलसियां हमने घर पे लगनी चाहिए। कपूरी तुलसी, लवंगी तुलसी, फिर जिसको हम सब्जा बोलते हैं वो, राम, श्याम और एक जंगली तुलसी आती है। ऐसे 6 तुलसी के प्रकार है। तो ये जंगली तुलसी तो हम लोग शायद हमारे घर पे ना नहीं लगेगी, क्योंकि उसके एस्थेटिक वैल्यू खत्म हो जाते, तो शायद हमारे शहरों में नहीं लग सकती है, लेकिन सब्जा बहुत आसानी से लग जाएगा। अरे बेसिल का वो जो शेक या जो बाजार में मिलता है, दैट कॉस्ट अराउंड 200-250 रुपए का एक बोतल आता है, और उसकी बीज तो हम लोग घर में ऐसे इतने आसानी से, तो मैं तो जानबूझ के उसके वो मंजूला निकाल कर लोगों के कैरीज में डालकर आता हूँ, कई बगीचों में और खेल के मैदानों में मैं डालकर आता हूँ, और मस्त ग्रो होती है। इसको बड़ा इंटरेस्टिंग नाम भी हम देते हैं, ओडोमास प्लांट। मच्छर को भगाता है, ओडोमास प्लांट है ये। जहां कहीं भी आपको मच्छर का प्रॉब्लम लग रहा है, बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट होती है, भैया घर में ज्यादा पौधे लगाएंगे तो मच्छर तो नहीं आएंगे। अरे पौधों के वजह से कभी मच्छर नहीं आते। जैसे पौधों की वजह से हमको एक आह्लाददायी वातावरण मिलता है, वैसे वो मच्छरों को भी मिलता है, करके वो अपना आपका हैबिटेट बनाते। लेकिन ये ओडोमास का पौधा सबने लगाना। वो पौधे की और एक अच्छी खासियत ये है कि ये अभी जो वात का समय है, यानी शाम का जो समय है, जब हवा चलती है, धीमी धीमी हवा चलती है,
जैसी जैसी हवा चलती है वैसे वैसे वो अपनी खुशबू बिखेरता है। वो इतना सुंदर खुशबू हवा में बिखेरता है कि आप 10 फीट भी दूर खड़े रहोगे ना तो आपको उसकी खुशबू आएंगी। और आप यदि उंगली उसकी पत्ती पे घसकर ऐसे सुगंध लोगे ना, 1 घंटा वो सुगंध नहीं जाएंगे आपकी उंगली से। इतना इतना कॉन्सेंट्रेटेड उसका सुगंध रहता है। मैं सुगंध इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो मन को बहुत भाता है, बहुत अच्छा भी लगता है और लिटरली वो टिपिकल दवाई जैसा भी आता है। तो उससे मच्छर आपके आसपास नहीं आएंगे। मच्छर के साथ साथ में जो भी काटने वाले रक्त पीने वाले कीड़े हैं वो भी नहीं आएंगे। तो ओडोमास ट्री ये लगाना, इसको हम लोग पंढरपुरी तुलसी भी कहते हैं। मुस्लिम समाज इसको रहमानी तुलसी भी कहता है। मेरे घर पे एक दोस्त आया, मेरा मुस्लिम फ्रेंड है, वो बोलता है कि अरे राज तेरे घर पे ये रहमानी तुलसी कब से आई? मैं बोला है मेरे यहाँ पे, हम लोग इसको रखते हैं घर पे, इसका इस्तेमाल करते हैं। बोले ये इसको तो हम पूजन करते हैं। मैं बोला अच्छा मुसलमानों में भी तुलसी की पूजा होती है? बोले हाँ ये तो रहमानी तुलसी है। मैं बोला हमको तो सिर्फ राम श्याम तुलसी हम लोग पूजते हैं, ये रहमानी तुलसी। तो मुझे पता चला कि उसका नाम रहमानी तुलसी है। और आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, कुरान में 64 टाइप्स ऑफ तुलसी है। बताइए, कुरानी वाटिका जब बनाते हैं तो 64 टाइप्स ऑफ वाटिका तुलसी के प्रकार बताए हैं उन्होंने। और ये सारे के सारे प्रकार राजस्थान में एक मदरसा में या किसी मस्जिद में उन्होंने बना के भी रखे हुए, कभी जाओ देखने के लिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो तुलसी का बहुत ज्यादा महत्व है। 24 घंटे तो ऑक्सीजन देती है और रात के समय सारे पौधे सोते हैं, लेकिन तुलसी के पास हम लोग ऐन सूर्य डूबने के बाद में दिया लगाने के लिए जाते हैं। एक चीज करना, तुलसी के पास में कभी भी तेल का दिया या और किसी चीज का दिया मत लगाना। एक तो नहीं लगाना, नहीं जमता है तो, लेकिन लगाना हो तो घी का ही दिया लगाना। और इसकी एक बहुत सुंदर स्टोरी अभी मेरे दिमाग में आई है। साइंटिफिक स्टोरी ये है कि जब पहले महिलाएं चूल्हे में घर में खाना बनाती थी तो बहुत धुआं धुआं मुंह में जाता था। तो घर के लोग और वो महिला टॉक्सिक हो जाती थी, सारे वो टॉक्सिन गैसेस उसके अंदर में जाते थे, धूर, तो उससे वो पूरी बॉडी टॉक्सिक हो जाती थी। अब जब वो महिला नहा धो के, सबके घर के सामने आंगन में एक तुलसी का वृंदावन रहता है इतना, और उसके ऊपर 2-2.5 फीट का, और उसके ऊपर में वो पेड़ बढ़ता है, मान लो एक अपने हाइट का 5 फीट का। और उसके अगल बगल में हम लोग घूमते हैं, सब लोग घूमते हैं, मेरे कॉलोनी की सारी आंटी लोग घूमती है, सब लोग घूमते हैं, प्रदक्षिणा डालते हैं तुलसी में। तो घी का दिया जब जलता है तो साइंटिफिकली ऐसे कहते हैं कि घी का दिया जलने से इट ट्रांसफॉर्म्स O2 into O3, तो ऑक्सीजन से वो ओजोन बनाता है। अब जैसे जिसका हेयर लॉस का प्रॉब्लम है, स्किन ईचिंग का प्रॉब्लम है, तो आजकल हर को डॉक्टर बोलता है भैया ओजोन ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, ओजोन ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। अब ये शब्द बहुत देखना, ओजोन थेरेपी, ओजोन ओजोन ओजोन। मैं सादा, मेरी शादी हुई तो फेशियल करने गया तो बोले ओजोन थेरेपी करनी पड़ेगी। मैंने ओजोन थेरेपी क्या है? तो बोले नहीं सर, आप स्किन को चमकाने के लिए ओजोन थेरेपी। मैंने सब तरफ ओजोन थेरेपी यदि चाहिए तो क्यों ना मैं रोज तुलसी को प्रदक्षिणा डालना चालू करूं। तो वो घर की महिला जब टॉक्सिन गैसेस चूल्हे के पास से लेकर जब अपने आंगन में जाती थी और तुलसी के पास में घी का दिया जलाती थी, और तुलसी ने छोड़ा हुआ प्राणवायु का जो एक ऑक्सीजन का वलय है, प्राणवायु का वलय है, जब घी का दिया जलने से वो ओजोन में कन्वर्ट हो जाता है, ओजोन का वलय, उसमें जब वो प्रदक्षिणा डालती थी तो पैदल चलते चलते, पूरे सांस लेते लेते बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता था। और ये डिटॉक्सिफिकेशन होके वो बिल्कुल चुस्त, एनर्जेटिक, और घर के और काम और दे दो, आप 2 बकेट कपड़े दे दो धोने के लिए हो तो ऐसे फटाफट मस्त पटक पटक कर धो लेगी, इतनी एनर्जी उसमें आ जाती थी। तो बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम तुलसी और घी का दिया करता है। तो घर में ट्राई टू ऑलवेज लाइट अप अ घी का दिया, अंदर में, घर के अंदर में तिल का दिया, तिल के तेल का दिया, और घर के बाहर में तुलसी के पास में घी का दिया। ये बिल्कुल नहीं जमता है, अपनी आफत नहीं है घी लेने की तो नहीं लगाने का दिया, अगरबत्ती लगाने का भी टालना, गाय के गोबर के गंडे जलाने का, अगरबत्ती नहीं जलाने का। वैसे भी हिंदू समाज में निषेध है अगरबत्ती जलाना। तो ये विषय में एक काम करना, तो तुलसी का पौधा सबके घर में लगना ही चाहिए। इसके बाद में गुग्गुड़, गुग्गुड़ नाम की वनस्पति होती है। हर आयुर्वेदिक दवा का बेस, मैक्सिमम 70% दवाओं का बेस गांजा और गुग्गुड़ होता है। तो गांजा तो नहीं लगा सकते, लेकिन गुग्गुड़ नाम की वनस्पति हम लोग लगा सकते हैं, वो सबने लगाना। मैंने पुदीना बताया, पुदीना सबके घर में होना चाहिए। जिनके घर में थोड़ी और जगह है, मेहंदी का वनस्पति, मेहंदी लगानी चाहिए। कॉलरा जैसे डिसीजेस के ऊपर मेहंदी की वनस्पति बहुत काम करती है।
मेहंदी यानी हीना, अंग्रेजी हीना तो शायद आपके घर में होगी, जिसको बागड़ बोलते हो, हेजिंग के लिए जिसका इस्तेमाल होता है। लेकिन एक्चुअल मेहंदी का पौधा हम लोगों ने घर पे लगाना ही लगाना चाहिए। फिर निर्गुंडी नाम की वनस्पति, जिन्होंने जॉइंट पेन्स का मसला उठाया था, जॉइंट पेन्स के लिए निर्गुड़ी या निर्गुंडी नाम की जो वनस्पति होती है, उसकी पत्तियां, आप जो आपका प्रेशर कुकर होता है, प्रेशर कुकर में पानी लेने का आधे से थोड़ा कम, उसमें ये निर्गुंडी की मान लो एक 25-30 पत्तियां तोड़कर ऐसे पूरी जो तोड़कर उसको उसमें डाल देने का, और वो उबलने के साथ सीटी निकाल देना, उसमें एक नली लगाना, और वो नली से क्या होगा, जैसे वो अंदर में उबल रहा है उससे भाप बाहर आएगी। वो भाप आप अपने ऐसे जॉइंट्स पे ऐसे उसको, या पैर में घुटनों में उसको वो भाप लेना। जिसको कमर दर्द या स्पॉन्डिलिसिस का त्रास जिन्होंने बोला था, वो पूरे अपना मेरुदंड जो है स्पाइनल कॉर्ड, उस पे उसकी पूरी भाप दिखाने का। वो भाप दिखाने से, स्टीम लेने से क्या होगा, ये वात, जॉइंट पेन्स और स्पॉन्डिलिसिस का जो त्रास है ये खत्म ही हो जाता है। तो निर्गुंडी नाम की वनस्पति लगाने का। हम लोग जब कर्टन फार्मिंग करते हैं तो उसमें भी ये निर्गुंडी की वनस्पति बहुत ज्यादा काम में आती है। ये ट्रैप क्रॉप जैसे भी काम करता है। कुछ नुकसानदायक कीड़े घर में होने हो तो वो उसका बचाव भी करते हैं। बहुत सारे लोगों के घर में पुराने लकड़ी का फर्नीचर होगा जिसमें दीमक लगती है, तो दीमक ना लगे इसलिए भी बहुत लोग, ये डॉक्यूमेंटेड नॉलेज नहीं है, बट जैसे मैं जब स्वच्छ भारत एम्बेसडर मुझे बनाया गया था, मैं रूरल इंडिया में बहुत प्रवास किया। मेरे सबसे अच्छी दोस्ती किनसे हो, मैं डेलिबरेटली जानबूझ के करता हूँ जिनकी आयु 90 के ऊपर है। तो गांव में मैं जब भी जाता हूँ जो 90 साल के ऊपर है, उनके साथ में मैं बहुत गप्पे लड़ाता हूँ। तो उनमें से किसी ने मुझे ये बताया कि दीमक को टाळने के लिए ये निर्गुंडी नाम की वनस्पति वो लोग लगाते थे। मैं आपको एक बात बताऊंगा, मेरे जो माँ बाप वाली जनरेशन है, दे आर द मोस्ट कल्प्रिट जनरेशन। उनके पहले दादा नानी या उनके पहले की जनरेशन वॉज वेरी गुड। उनके पास जो नॉलेज है वो पीढ़ी खत्म हो जाएंगी तो नॉलेज खत्म हो जाएगा। और हमारे जो माँ बाप है वो बेचारों का पूरा आयुष्य कष्ट करने में और जिंदगी संवारने में, बच्चों को पढ़ा करने में, हम परवरिश करने में ही गया। तो उन्होंने इतना प्रकृति का ध्यान नहीं रखा। मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ, शायद किसी को पसंद है, मैं तो मेरी माँ को बोलता हूँ, माँ पिताजी तुम्हारी जनरेशन बहुत बड़ी कल्प्रिट है, ये जो आज हम लोग भोग रहे हैं। हाँ ना, क्योंकि मैं भावी पीढ़ी के लिए कुछ करूंगा ये मैं सोच ही नहीं पाता। मैं मेरे ही बुढ़ापे के लिए त्रस्त हूँ, क्योंकि आज से 10 साल बाद क्या होगा, अभी इतना देश भर में दुनिया में चल रहा है। कैलिफोर्निया में आग लगी है, 6 महीने से कोई बुझा नहीं पा रहा है। ऋषिकेश का, मैंने इस बार मैं ऋषिकेश का ट्रैक करने गया, हरिद्वार से आगे 22 किलोमीटर का मैंने रिवर राफ्टिंग किया। पूरे रिवर राफ्टिंग में कंटिन्यूअस सारे पहाड़ों में आग लगी है, कोई बुझाने का हमारे पास तंत्र नहीं है। हजारों सालों से इतना कार्बन डाइऑक्साइड, पूरा पोल्यूशन उसमें जो जमा करके रखा था पेड़ों ने अपनी तनों में, वो सारा एक झटके में वापस कर दिया, हजारों सालों का। गंगोत्री ग्लेशियर के बारे में मैं यदि बताऊं तो पिछले साल गंगोत्री ग्लेशियर 8 किलोमीटर से पीछे सरक गया था, इस बार 18 किलोमीटर से, 8 और 18 कितना हो गया, 26 किलोमीटर से हमने गंगोत्री ग्लेशियर को पीछे भगा दिया। गंगोत्री ग्लेशियर को ग्लेशियर नहीं बोलते, उसको परमाफ्रॉस्ट कहते हैं, परमानेंटली फ्रोजन आइस। वो आइस पूरा पोल्यूशन को अपने अंदर में समाहित कर वो रखता है, स्टोर करके, वो सारा एक झटके में बाहर फेंक दिया है। वाटर पोल्यूशन कितना हो गया, अब गंगा का भी पानी कितना अच्छा है पता नहीं, क्योंकि गंगोत्री ग्लेशियर का ही सारा परमाफ्रॉस्ट डिफ्रोज हो गया। तो मैं मेरी अगली पीढ़ी को, मेरे बच्चों को क्या दूंगा उसकी मेरे को चिंता ही नहीं है। मैं मेरा ही अगले 5 साल 10 साल के बाद क्या हर्ज होगा ये मुझे नहीं पता। वैसे भी तीसरा महायुद्ध और ये बायोवार तो छिड़ चुका है, और इसने, आज वो जमाना गया कि आपके सर के ऊपर कोई बंदूक रख के आपकी जान ले लेगा या आपको काट कर फेंक देगा। आज वो क्या कर रहे हैं, आपके इम्यून पावर पे अटैक कर रहे हैं, आपके शरीर के सीधा बायोलॉजिकल जो पावर है उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो खुद को संरक्षित करना है तो एलओसी बना के मतलब नहीं है, शरीर को मजबूत करना पड़ेगा। तो ये मजबूत करने के लिए कौन है, तो निसर्ग को बचाना, पेड़ पौधे वैसे लगाना, ये चीज सबने करना चाहिए। तो ये करना पड़ेगा। फिर पाषाण भेद नाम की एक वनस्पति होती है। पाषाण भेद जो दशमूलारिष्ठ बनता है, दशमूलारिष्ठ में 10 लघु मूल होते हैं और 5 लघु और 5 बड़े। तो जो लघु होते हैं उसमें ये सफेद मूसली,
पाषाण भेद, ऐसे 5 जड़ें होती है। तो ये जड़ों को भी आप साथ में रख सकते हैं। पाषाण भेद से सर दुखने वाले जो भी प्रॉब्लम है उसका काढ़ा बनाने से वो एक अच्छा हो जाता है। घर में बड़ी जगह हो तो रीठे का पौधा लगाए। तो हैंड वॉश में सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं पड़ेगा। आज भी हमारे यहाँ पे नागपुर में रामकृष्ण मठ में रीठे का बहुत बड़ा पौधा है, तो वहां पे हैंड सैनिटाइजर नहीं रखा हुआ है, हैंड वॉश नहीं रखा हुआ है। वहां पे एक ऐसा बाउल उन्होंने चिपकाया हुआ है जिसमें हम लोग साबुन रखते हैं, उसमें उन्होंने वो रीठे के फल रखे हैं। उसके टरफल खोलो, एक फल का 4 टरफल के 4 टुकड़े करो। वो पाव टरफल भी आप हाथ के ऊपर घसो, एक तो बहुत सुंदर स्क्रबिंग होती है। हाथ एकदम मऊ ऐसे खुद के गाल पे रखो तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर सी खुशबू आती है और इतने साफ हो जाते हैं हाथ की। लिटरली आप देखोगे हाथ का रंग में ही समझ में आएगा, मटमैला सा रंग है वो पूरा शुभ्र हो जाता है। तो रीठा, शिकेकाई रीठा आपको पता होगा, सर के लिए बालों के लिए भी अच्छा है। पहले के जमाने में लोग इसमें कपड़े भी धोते थे। बहुत फेस निकलता है। हमारी एक मानसिकता क्या है कि खादी ग्रामोद्योग की नीम की जो साबुन आती थी वो बहुत प्योर साबुन है, वो कभी लोगों ने इस्तेमाल करना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसमें से फेस नहीं आता, झाग नहीं आता। अरे झाग आना थोड़ी ना जरूरी है, लेकिन यदि झाग के पीछे भागना है तो रीठे के फल के पीछे भागो, वो आपको झाग भी देगा। बड़ा मस्त झाग आता है, पूरा हाथ में ऐसे बच्चे कर हम लोग झाग उड़ा भी सकते हैं। तो रीठे का पौधा लगा सकते हो तो लगाओ। त्रिफला में हिरडा, बेहड़ा और आंवला। तो आंवला, हिरडा, बेड़ा अवश्य लगाओ। और जो खेती के दृष्टिकोण से सोच रहे होंगे ना, तो हिरडा, बेड़ा, आंवला की खेती करो, आज लगाओ, 6 साल के बाद हर एक पौधा आपको 12-15 हजार रुपए। और मैं तो 6 साल के बाद में शायद उसकी वैल्यूएशन और बढ़ जाएंगी क्योंकि डिमांड बहुत बढ़ रही है। रीठे से लोग नहाते भी है, रीठा लोग खाते हैं। त्रिफला से लोग नहाते हैं। लिटरली जो टॉक्सिन फ्री लाइफस्टाइल जीना है, वाटर पोल्यूशन को रोकना है, तो घर के डिटर्जेंट्स और साबुन बंद करके त्रिफला चूर्ण से नहाना, त्रिफला चूर्ण खाना, त्रिफला चूर्ण बालों में लगाना, त्रिफला चूर्ण से स्क्रबिंग करना। त्रिफला चूर्ण तो जानवरों के इलाज के लिए भी काम में आता है, त्रिफला के पौधे लगाना। तो ये 3 हिरडा, हरड़, बेहड़ा और आंवला, ये 3 पौधे आपने लगाना ही लगाना है। फिर मीठा नीम, जिसको कड़ी पत्ती कहते हैं, ये तो सब्जियों में इस्तेमाल होने वाली है। ये 100% हमारे घर में होनी ही होनी चाहिए। इससे बालों के लिए भी अच्छा होता है और बहुत सारे फायदे होते हैं। तो ये स्पाइसेस का एक प्रकार है। इसके बाद में करवंद, काटेरी वनस्पति है लेकिन करवंद होते हैं या भोकर होते हैं, उसका अचार बनता है। तो ये वनस्पतियां भी हमारे घर में होनी चाहिए। खस, जिसको जैसे खस के पौधे हम लोग लाते हैं धूपकाले में, जिनको पित्त प्रवृत्ति बहुत ज्यादा है, तो खस पानी में डुबोकर उसका पानी पीते हैं। दक्षिण भारत में जब मैं प्रवास करता हूँ तो वहां के लोग खस का पानी ला कर देते हैं। तो वो लोग पानी को 2 प्रकार से ठंडा करते हैं और शुद्ध भी करते हैं। एक तो खस को पानी में डालकर रखते हैं, दूसरा जो अग्निहोत्र करने के बाद जो राख बचती है, भस्म या विभूति, वो उसमें डालते हैं। उससे पानी बहुत अच्छा शुद्ध रहता है। तो वो एक आप कर सकते हो। तो वो एक पौधा अपने घर पे अवश्य लगाना। इसके बाद में फिर कुछ बड़े पौधे हैं, वो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन ये जो छोटे छोटे जो गमलों में हम लोग अपार्टमेंट में भी, आप 10वें 15वें मंजिल पे भी रहते हो तो वो लगा सकते हो। ऐसे बहुत सारी, मैं लिटरली बहुत सारी है, 4-5 घंटे में बता सकता हूँ एक एक पौधे के बारे में। आप पहले इतना लगाना चालू करो। इसी को हम धन्वंतरी वाटिका कहेंगे, इसी को हम आजीबाई का बटवा कहेंगे, इसी को हम भारतीय संस्कृति को पुनर्प्रस्थापित करने का कार्य कहेंगे। ये एक मोमेंट है। मैंने जो बोला कि युद्ध आपके इम्यून पावर के साथ में है। शी जिनपिंग को राजमदनकर की इम्यूनिटी पे अटैक करना कितना आसान हो गया, इतना आसानी से अपने तक किसी को नहीं पहुंचने देने का। तो अपना एक सुरक्षा कवच तैयार करने का, वो कौन करेगा? ये धन्वंतरी वाटिका करेगी। इसके साथ साथ भारतीय वंश की शुद्ध नस्ल की देसी गाय के गोबर से बनी हुई गोबरी को सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में घर में जलाना, जिसके ऊपर शुद्ध घी ही डालना, और अखंडित दाने, जिसको अक्षत कहते हैं, अक्षत कहते हैं, अखंडित दाना, क्षतिग्रस्त ना हुआ वाला चावल का दाना, उसके ऊपर 2-3 दाने डालना। उससे पूरे घर में धूप करना। बहुत हाई प्रोफाइल सोसाइटी में ये बहुत नीचे स्तर की एक्टिविटी मानी जाती है, लेकिन ये बहुत बुरा है।
हमारे यहाँ पे एक सामने मेरे यहाँ पे रोज अग्निहोत्र होता है। हमारे घर के सामने वाले यहाँ पे एक किराएदार आए रहने के लिए, तो उनका बच्चा बोलता है कि राज भैया इज डूइंग पोल्यूशन इन द एयर। उसकी माँ उसको बोलती है कि नो, ही इज नॉट डूइंग पोल्यूशन, ही इज डूइंग प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर। वो हवा जो है वो आपको प्यूरिफाई करती है। हम लोग जैसे बोलते हैं ना, जल, जमीन, जंगल और नभोमंडल, ये चीजों के लिए काम करना है। तो जल, जमीन, जंगल तो काम हो रहे हैं, नभोमंडल शुद्धिकरण का काम कैसे होगा? और आप एक चीज समझ लेना, ये जो बीमारी आई है ये नभोमंडल से ही आई है, हवा से ही बह के आपके पास में आपके नाक से अंदर आई है। तो नभोमंडल शुद्धिकरण का कार्य करने के लिए आपको रोज अग्निहोत्र घर में करना ही करना चाहिए। नहीं 2 टाइम जमता तो 1 टाइम तो भी करो। अग्निहोत्र का धूर जो आपके घर में फैल रहा है वो आप यदि कर रहे हो तो 8 किलोमीटर तक माइक्रो इफेक्ट, आपके घर में मैक्रो इफेक्ट उसका 8 किलोमीटर के रेडियस में जाता है। तो वातावरण, नभोमंडल यानी वातावरण शुद्धिकरण का काम, वायुमंडल हवा शुद्धिकरण का काम ये अग्निहोत्र करेगा। अग्निहोत्र हर घर में होना चाहिए। उसकी जो राख होती है वो आप पेड़ों में डालो। जल शुद्धिकरण का काम करो, बहते नाले में, नाग नाली में डाल दो तो भी पानी शुद्धिकरण का काम करेगा। तो अग्निहोत्र रोज घर में करो, सब लोग करो, इससे बहुत फायदा होगा। मेरे ख्याल से और मैं बोल सकता हूँ, लेकिन आज के लिए इतना ही इनफ है, टाइम भी हो चुका है। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, वरना अग्निहोत्र का फिर से मुझे कैसे करने का? भारतीय वंश की देशी नस्ल की, शुद्ध नस्ल की, जो शुद्ध जमात की जो गाय होती है हमारी देसी गाय, गावरानी गाय, उसके गोबर की गोबरिया थापने का हाथ से, और वो गोबरी को जलाना, घी के साथ में जलाना। घी के साथ नहीं जल रही तो कपूर लगाकर उसको जलाना। वो जलने के बाद उसके ऊपर शुद्ध घी ही डालना, बिल्लौना घी, और घी के साथ में अक्षत यानी अखंडित चावल का दाना वो डालना उसमें। मैं तो बोलता हूँ कोई मंत्र बोलने की आवश्यकता नहीं है, किसी भगवान का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। कोई नास्तिक भी होगा, कोई दूसरे धर्म का भी होगा, वो भी उसमें कर सकता है। जिसको बहुत एक धार्मिक जोड़ तो हम भारतीय लोग हमेशा जोड़ते हैं। तो क्या हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली अग्निहोत्र का एक मंत्र है, सुबह यदि करते हैं तो ओम सूर्याय स्वाहा सूर्याय इदम न मम, ओम प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये इदम न मम। अभी शाम के समय करेंगे तो ओम अग्नये स्वाहा, क्योंकि दिन भर जो आग या जो ऊर्जा बनी है उसको शांत करने के लिए सुबह सूरज उगता है तो सूर्य को प्रणाम करने के लिए सूर्याय स्वाहा, शाम को अग्नये स्वाहा अग्नये इदम न मम, मेरा कुछ नहीं है भाई, सब तेरा है, तुझे ही, तेरा तुझको अर्पण, मेरा क्या ये। और ये मंत्र बोल के वो आहुति छोड़नी है। और नहीं तो 11 बार गायत्री का मंत्र बोलो या 3 बार महामृत्युंजय मंत्र बोलो। और गायत्री मंत्र बोलने के बाद इदम महामृत्युंजय स्वाहा महामृत्युंजय इदम न मम, और ऐसा बोल के आप आहुति छोड़ सकते हो। वो ये कंपल्शन नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल मंत्र नहीं बोले तो भी चलेगा। हमारा मतलब क्या है, मतलब ही इसीलिए बनना है कि उसका धूर घर में हर कोने कोने तक जाना चाहिए। मेरे यहाँ पे गौशाला है, गौशाला से मेरे यहाँ पे दूध रोज लगभग 250 से 300 लीटर दूध मेरा लोगों के घर में जाता है। और लगभग 13 डिलीवरी बॉयज मेरे घर में रोज आते हैं। मेरे डिलीवरी बॉयज पूरे घर भर में घूमते हैं। घर में इतना काम करने वाली औरतें आती है। मेरी माँ बीजेपी का काम करती है, उसको मिलने के लिए हर रोज लोग घर पे आते हैं। मैं इतना सामाजिक कार्य करता हूँ, मुझे मिलने के लिए लोगों का तादाद घर पे लगा हुआ रहता है। एक जनता कर्फ्यू वाला दिन छोड़ा तो हम लोग रोज रास्ते पे थे और रोज हमारे घर पे आते थे। इतना होने के बावजूद हमारा परिवार स्वस्थ है। क्यों? क्योंकि मेरी माँ रोज घर में पोछा लगाती है तो उसमें फिनाइल, डेटॉल, एसिड या सर्फ नहीं डालती। हमारे घर की फर्श पोछी जाती है, पोछा लगता है गोमूत्र से। बकेट भर पानी में 2 ढक्कन हम लोग गोमूत्र डालकर उससे पूरे घर में पोछा लगता है। और सुबह शाम रोज मेरी वाइफ भी और मेरी माँ भी अग्निहोत्र करती है। अग्निहोत्र रोज करो, उससे आपके घर को सुरक्षा कवच बना हुआ है। फिर मैंने जैसे बताया अपराजिता का पौधा, छुई मुई, अग्निहोत्र, गोमूत्र का सड़ा, जिसका घर हो, आंगन हो, उसने अपने घर के आंगन में भी सड़ा डालते हो तो बकेट में अग्निहोत्र गोमूत्र डालना है। तो 2500 लीटर गोमूत्र हमारा ड्यूरिंग कोरोना बेचा गया है। तो एक सामाजिक जन जागृति भी हुई, मुझे व्यवसाय मिला वो बात अलग है, लेकिन
एक अच्छी आदत लोगों में लगी जिससे लोग ये बीमारी से दूर रह सके, ये युद्ध में जीत सके। तो अभी आगे युद्ध जीतना हो तो स्वयं को अंदर से मजबूत करना पड़ेगा और घर में धन्वंतरी वाटिका का रोपण करना पड़ेगा। तो ऐसा खाली कपूर भी जला सकते हैं क्या सर? खाली कपूर को भी जला सकते हैं? कपूर भी जला सकते हैं, लेकिन अग्निहोत्र का मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पे गौ भागवत होता है। तो एक आईएएस ऑफिसर, जो आईएएस ऑफिसर थी और अपना जॉब छोड़ के वो साध्वी बनी है, और वो जैसे कृष्ण भागवत होते हैं वैसे वो गौ भागवत लेती है। 7 दिन वो गाय के ऊपर भाषण देती है। तो वो साइंटिस्ट भी है। तो उनका गौ भागवत नागपुर में जब हुआ, मैं सुना, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई कि वातावरण में ऑक्सीजन 16% है, जो गाय का गीला गोबर होता है उसमें वो 26% होता है। जब वो सूख जाता है तो की गोबरी में वो कुछ 32 या 34% होता है, और वो जल जाने के बाद जो राख बचती है, जिसको ऐश, भस्म या विभूति कहेंगे, जो जिसको जिस हिसाब से इस्तेमाल कर रहा है, तो वो जो राख होती है उसमें ये 46 to 48% ऑक्सीजन की मात्रा प्रेजेंट रहती है। और उन्होंने एक इसका कनेक्शन ऐसे बताया कि कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर जी बैठते थे, तो वो हमेशा शरीर को भस्म क्यों लगा कर रखते थे? तो कैलाश पर्वत की हाइट कुछ लगभग 18 से 19 कुछ हजार फीट पे है। मैं अभी हिमालय गया था, दुनिया के सबसे आखिरी वाले विलेज में, सबसे हाईएस्ट विलेज में, तो वो था 16,500 स्क्वायर फीट, 16,500 फीट पे। तो वहां पे हमको ऑक्सीजन की दिक्कत आ रही थी। तो मैंने बोला कि ये दिक्कत हमेशा आती है क्या? तो उन्होंने मुझे एक बहुत चौंकाने वाला आंसर दिया था। वो बोल रहे थे कि नहीं, पिछले 5-6 साल से ही हमको ये ऑक्सीजन लेने की त्रास हो रही है। तो मान लो 16,500 फीट पे अभी 5-6 साल पहले ऑक्सीजन लेने की प्रॉब्लम शुरू हुई है, तो शायद मैं यदि और आगे के 5-6 साल में बाद जाऊंगा तो वहां पे शायद ऑक्सीजन लेना मुझे और ज्यादा कठिन हो जाएगा। तो ऊपर ये ऑक्सीजन हम लोग कितना घटा रहे हैं मैं बता रहा हूँ, इसका ये एक बहुत जीवंत उदाहरण है। तो भगवान शंकर क्या करते थे, रोज स्मशान घाट में जाते थे, और पहले स्मशान घाट में मृतदेह लकड़ियों पे नहीं बल्कि गोबरी पे जलाया जाता था। और पुराणों में भी जो चित्र है आप उस पे देखना, गोबरी का ही पूरा गोबरी का बेड लगते हैं, उसके ऊपर मृतदेह रखकर उसमें जलाते हैं, घी डालते हैं बहुत सारा, डालडा वनस्पति नहीं डालते, घी डालते थे। तो वो भस्म लगाते हैं। अब आप देखो भस्म लगाने के स्थान कौन से हैं? यहाँ पे हम लोग तिलक में लगाएंगे, पूरे कपाड़ में लगाएंगे, कान में लगाएंगे, कान के पीछे साइड में लगाएंगे, हम लोग यहाँ लगाते हैं, मुंह में डालते हैं पानी में, यहाँ लगाते हैं हम लोग, हम यहाँ लगाते हैं, फिर हम लोग हमारे बाहु पे लगाते हैं, फिर हम लोग हमारी छाती में लगाते हैं और नाभि तक लगाते हैं। नाक से जितने अवयव नजदीक है, नाक से अवयव जहां से हम इजीली प्राणवायु हमें मिल सकता है, ऐसे ही केंद्रों पे हम लोग भस्मा लगाते हैं। तो शंकर भगवान वैसा करते थे, करके आया। ये तो पौराणिक स्टोरी है, बट साइंटिफिकली आई फील इट इज वेरी ट्रू एंड इट शुड हैपन। पहले आप किसी बाबा जी के पास में जाते थे, वो एक छोटे से अंगारे की पूड़ी देते थे। अब वो अंगारा, अगरबत्ती का अंगारा कुछ काम का नहीं है, ये अंगारा काम का है। बोलते बेटा ये अंगारा पानी में घोलकर पिला देना मरीज को, वो ठीक हो जाएगा। क्यों? शरीर के आखिरी पेशी तक, सेल्स तक आपका प्राणवायु जब नहीं पहुंचता है तो बहुत सारी बीमारियों का जड़ आना चालू हो जाता है। तो आखिरी सेल तक यदि प्राणवायु को पहुंचाना है तो भस्म वाला पानी पीना चाहिए। और करके मंदिरों में आज भी प्रथा है कि वो वहां पे एक कटोरी में भस्म रखा जाता है। वो अग्निहोत्र का हो तो बहुत अच्छा है, और वो पानी भी देते हैं तो वो आचमन फिर से 3 बार देते हैं। वो दैट इज प्रति, वो मात्रा है पानी देने की। वो पानी भी बहुत आयोनाइज्ड होता है वो पिरामिड के नीचे। खैर ये तो सारा, एक तो कोई लोग इसके ऊपर विश्वास नहीं रखेंगे, आज मेरी पीढ़ी तो बिल्कुल नहीं रखती है, लेकिन जो रखते हैं वो पूरा उसका साइंटिफिक, पूरा साइंस को भेद देकर समझकर वो बात को इतना मानना लगता है कि वो करना चालू भी करते हैं। 27 देशों में मेरे दोस्त लोग, मैंने ऑनलाइन बता के, मैं जब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट मॉरिशस के लिए काम करता था, 27 देशों में मेरे विदेशी दोस्तों ने अग्निहोत्र करना शुरू कर दिया है। हम लोग कहाँ है? हम लोगों को करना चालू करना पड़ेगा। भारत एक बार फिर विश्व गुरु पद पर बैठने के लिए राजी हो चुका है। सारी दुनिया हमसे मांगेंगी तो हमको देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ये सारी चीजें हमको करना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा।
आपको, मोदी नहीं बताने वाला, ये हमको, आपको, मेरे को बताना है। हम सबको मोदी बनना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये सबको करना पड़ेगा। मेरा प्रश्न ये है कि जो ये अपने गिलोय के लिए बोला था कि कड़ू, हाँ आवाज रुक गई। हाँ, शायद उनको नेटवर्क इश्यू हो रहा है। अच्छा सर मेरा एक प्रश्न है, हाँ गिलोय के पत्ते काम लगते हैं? गिलोय के पत्ते से क्या, हाँ पत्ते कैसे भी, बनाना, क्या बनाना? पत्ते भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पत्ते से ज्यादा क्लोरोफिल जो है ना वो उसके वो फांदी में है, जो मैंने अभी फोटो में दिखाई थी आपको। डंडी में, हाँ। हाँ फांदी में, वो फांदी, वो लकड़ी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पत्ते भी आपको ले सकते हैं, पत्तों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, पत्ते से कुछ पराठे पराठे बन सकते हैं? कभी बना के देखे नहीं दीदी, आप बनाओ और खिलाओ हमको भी। ओके ओके, थैंक यू। हाँ मोस्ट वेलकम। और मैंने भी पूछा था। हाँ हेलो, हाँ हाँ बोलो मनीषा जी। हाँ मैंने पूछा था अभी कि मेरा जो गिलोय का है वो लोहे के डंडे के ऊपर से होके मिट्टी के जो कवले होते हैं ना, जो हाँ कवले नाही असतात ते, हा त्याच्यावर ते आले आहे ती का अमृत बेल, तर ते चालेल का? चालेल, चलेगी। पेड़ कोई भी काटेरी पेड़ पे नहीं जानी चाहिए बस। नहीं, मेरी अब अमृत के बेल पे है, पेरू के पेड़ के ऊपर, और ये कवले के ऊपर चढ़ी हुई। नहीं काटेरी पेड़ पे नहीं जानी चाहिए। मेरी रात कन्या है और हस्त नक्षत्र है, तो मेरा आराध्य वृक्ष बेल है, तो बेल मेरे घर पे लगा हुआ है, लेकिन बेल के ऊपर मैं उसको नहीं चढ़ाता, जबकि मेरा गिलोय का पौधा एकदम बेल के पेड़ के बगल में ही है, तो मैंने उसके ऊपर नहीं चढ़ाया, मैंने उसको तगर के ऊपर चढ़ाया। अगर तगर की बहुत आयुर्वेदिक वनस्पति होती है, चांदनी के फूल या स्वस्तिक का फूल जिसको हम कहते हैं, वो भी सबके घर में लगने चाहिए। अगर तगर बाजार में 700-800 रुपए किलो मिलता है और इसका इतना इस्तेमाल होता है, तो मैंने उसको पूरा अगर के पौधे पे चढ़ा दिया। तो काटेरी वनस्पति पे नहीं चढ़ाना। हेलो जी हाँ, मेरे घर पे वो गिलोय है, तो वो मीठा नीम होता है ना, उसके ऊपर चढ़िए। चलेगी चलेगी, के ऊपर चलेगी। मीठा नीम बोलते हैं ना कड़वी नीम में अच्छी रहती है। नहीं, मीठा नीम मैंने कड़ी पत्ता ना। हाँ हाँ, कड़ी पत्ता उसके ऊपर है। बिल्कुल चलेगा, एकदम चलेगा, दौड़ेगा, कोई प्रॉब्लम। ओके थैंक यू। भाई लोग भी है मीटिंग में, भाई लोग कुछ पूछे, बहनें ज्यादा बोल रही है, भाई लोग क्यों शांत है? भाई लोग को शायद पता है कि ये बहनें ही काम करने वाली है, बाग लगाने का काम। जी, आपने अभी बताया कि जब आप आओगे तो हमें वही चाय चाहिए, तो आपको अभी आना पड़ेगा। हम सब अभी बगिया बनाने में लग जाएंगे, तो बगिया देखने के लिए आपको आना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अभी पुणे गया था, मैंने बहुत कुछ एक साल शायद मैंने ऐसे किसी को बोला था, और पुणे की वो दीदी को जैसे पता चला कि मैं आ रहा हूँ, उन्होंने लिटरली मुझे जबरदस्ती से उनके कि नहीं आपने बोला था ना, आप चलो मेरे घर पे चाय पीने, तो लिटरली लेके गई थी वो। बहुत सुंदर, आप पीकर देखो, बहुत मजा आता। सर ये वाला गोकर्ण बोल रहे हैं आप? कौन सा? कैन यू सी दिस? हाँ दिस वन, यस यही हाँ। अच्छा यही है ना? हाँ, इसका पानी पीने का बोल रहे हैं। बिल्कुल, इसको सुखाओ और फिर इसकी चाय बनाओ। अभी पहले बीना बेन के घर जाएंगे हम चाय पीने। सर ने बोले उसमें से सब 75% प्लांट्स मेरे गार्डन में है। अच्छा, अरे वाह, वेरी गुड। अभी मैं पिछले हफ्ते सेम चीज पे कहीं बात कर रहा था, तो वो एक दीदी गुजरात की है, उनके घर पे 112 औषधि किया है, 112। मैंने बोला सबसे पहले सब उनके घर पे एक बार ट्रिप करके आ जाओ, सब पत्तियां खाकर आ जाओ। हमने नागपुर में, मैं जो मेरी कंसल्टेंसी चलाता हूँ, तो एक घर है, गुजराती फैमिली है, उनके घर पे उन्होंने मुझे गार्डनिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया और मैंने उनके काम किया, तो उनकी इसी इच्छा थी कि भैया सर ये औषधि वनस्पतियां ही ज्यादातर लगना। तो
नारायण भैया है, वो क्या करते हैं, रोज सुबह एक छोटी सी थाली लेकर नीचे आते हैं। कुछ प्रकार की हमने वनस्पतियां लगाई है, उसमें से 32 प्रकार की वनस्पतियों की केवल पत्तियां, एक एक पत्ती खा लेते हैं और बस हो गया उनका नाश्ता। फिर शाम को सूरज ढलने के पहले खाना खाते। तो वो पत्तियां बोलते कि मुझे सारी दवाइयां और सारी एनर्जी वो केवल 32 वनस्पतियों की एक एक पत्री मुझे दे देती है, और एक ही टाइम खाना खाते, तो पूरा पेट भर देते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई बोलता है कि तुलसी को ऐसे नहीं चबा के खा सकते, तो ऐसा नहीं है ना? ऐसा कुछ नहीं है। प्रसाद में आज तक सत्यनारायण की प्रसाद में बोलो या और मोदक, हम अभी गणपति में मोदक भी खाएंगे तो हम तो उल्टा हर मोदक पे एक एक पत्ती रख रख कर खाते हैं। प्रसाद में नैवेद्य पे तो हम डायरेक्ट ही रखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और सर जो स्टेविया बोलते हैं, तो वो प्लांट अगर यहाँ अवेलेबल है या नहीं, मतलब कभी देखा नहीं है, तो अच्छा। उसकी शुगर भी मिलती है, तो वो यूज करना क्या मतलब बेनिफिशियल है या नहीं? मतलब शुगर वही बेनिफिट नहीं है उसमें, लेकिन नॉर्मल शुगर से अच्छी है या नहीं मतलब? मैं तो बोलूंगा शुगर क्यों खाना, जब उसकी पत्तियां डायरेक्टली मिल रही है तो प्रोसेस करने की आवश्यकता ना पड़े, है ना। प्रक्रिया, जितना भी प्रक्रिया किया हुआ फूड है वो नहीं खाना चाहिए। दो चीज हमारे इसमें पर्यावरण शास्त्र में हम लोग ऐसे बोलते हैं कि जो चीज को ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा लग रहा है और ऊर्जा ज्यादा लग रही है, ऐसी चीजें ना खाने का। तो सब अपने पूरे खाद्यों में जो कि भारतीय खाद्य नहीं है, सबसे ज्यादा पोल्यूशन करने वाली यदि कोई चीज है तो आइसक्रीम। आइसक्रीम खाना भी बंद कर दो। आइसक्रीम बनने से लेकर तो पेट में जाने तक इतना प्रदूषण करती है, इतना प्रदूषण करती है कि वो उतनी से आइसक्रीम खाने के लिए हम कितना सारा कार्बन क्रिएट कर चुके होते हैं। तो ये आइसक्रीम नहीं खाने का, जितना भी फ्रीज वाली चीजें है वो नहीं खाने का, क्योंकि आइसक्रीम जब से बनती है तब से उसको कंटिन्यू फ्रीज लगता है, कंटिन्यू फ्रीज लगता है। सबसे ज्यादा प्रदूषण करने वाला खाद्य है। तो ये पहले लोग बोलते थे कि स्वदेशी खाना, स्वदेशी यानी कोलगेट नहीं इस्तेमाल करना, बबूल मिसवाक से दांत घसना। अब तो हम बोलते कि स्वदेशी भी नहीं, आपके आसपास, आपके शहर के आसपास कौन सी चीज बन रही है उसको खाओ। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि घर पे क्या बन रहा है। जैसे मेरी माँ मंजन खुद के हमारे घर पे बनाती है, तो हम लोग आज भी उंगली से करते हैं। और उंगली से कहते हैं कि बीच वाली उंगली, और ये तो ये जब ऐसा होता है तो ये भी एक मसाज का ये है, इससे कई तो कितने सारे शरीर का दुखना निकल जाता है। ये जो पॉइंट होता है एक्यूप्रेशर का, और ये उंगली, इससे जब हम लोग ऐसे करके ऐसे घसते हैं तो वो भी एक प्रक्रिया। भारत में कुछ भी अंडू फंडू चीज नहीं है। हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ वैज्ञानिक कारण है। ये मिसवाक क्या चीज है? आयुर्वेदिक दवा है क्या वो? मिसवाक नाम की जो कोलगेट आती थी ना, एक पेस्ट आती थी, टूथपेस्ट, वो वनस्पति है मिसवाक? मिसवाक नाम की वनस्पति भी है, हाँ। वो जड़ उसकी बूटी होती है, उसका इस्तेमाल होता है, लेकिन वो अपने इधर नहीं होती, वो बहुत ठंड प्रदेश में होती है, ऊपर हिमाचल में। अच्छा, नाखून पे कोई लगाने के लिए दवा रहती है, वो पक जाता है नाखून की साइड में, तो आयुर्वेदिक कोई दवा? केवल घी लगाने का, उसमें शुद्ध नस्ल का घी भी बिलोना घी हो तो बहुत ज्यादा अच्छा है। बिलोना घी हफ्ते में केवल 2 बार उसका मुहूर्त आता है, उसी मुहूर्त पे वो बनाना पड़ता है। और घी भी आप जैसे महिला वर्ग रोज मलाई निकाल कर रखते हो और फिर उसका उसका लोनी निकालते हो, वैसा नहीं करना पड़ता उसको। पूरे दूध को जामन लगा के पूरा दही करने का, दही मंथन करके जो निकलता है वो लोनी, और जो बचता है वो एक्चुअल छाछ है। छाछ वो नहीं है जो दही में पानी डाल के घोट लिया और दे दिया। जो वो छाछ रहती है जिसमें से पूरा लोनी निकल जाता है, और फिर वो लोनी को कुछ विशिष्ट वनस्पति की पत्रियां डालकर चंद्रमौली प्रकाश में पकाकर जो बनता है वो एक्चुअल बिलोना घी। तो उस घी के बहुत फायदे होते हैं। वो भी नाक में डालना। जो भी पैरालिसिस का अटैक होता है, जिनके हाथ पैर मुंह पूरे ऐसे आड़ा टेढ़ा हो जाता है ना पैरालिसिस का अटैक आने के बाद, उसको भी सीधा करने का काम ये घी करता है। और
रखे प्रमाण क्या होगा, मैं तो करना चालू किया हूँ, तो वो आप करो बालों ऐसे अलग अलग। नाक में से खून निकलता है तो क्या करना? वो तो उष्णता है ना, उसके लिए आप बेल पेड़ लगाओ, और बेल का सिर्फ श्रावण महीने पहले तक आप बेल खा सकते हो। बेल की भी ठंडी मनु का वो। ये बिलोना वाला घी रेडी मिलता है क्या? शुद्ध होगा, लेकिन उसके विश्वास कितना रखे, प्रमाण क्या होगा, इतनी शुद्धता का वो मैं नहीं पता, मुझे नहीं पता। बट हम लोग नहीं बनाते हैं। मेरे यहाँ पे जो गौशाला का दूध सुबह का वितरण व्यवस्था में जाता है, शाम का पूरे दूध लोग बिलोना वैदिक घी बनाते हैं, क्योंकि विशिष्ट बनाना पड़ता है। हमको दूध भी चाहिए, तो आप कहाँ रहते हो? दूध गौशाला दूध वे नागपुर में रहते हैं, हम बड़ौदा या गुजरात में शायद रहते हैं सब। राज जी जो है वो नागपुर से जुड़े हैं। ओके। और मैं क्या बोलूं, मनी प्लांट का वो जो ट्री रहता है वो ऑक्सीजन देता है? मनी प्लांट का ट्री हर पौधा ऑक्सीजन देता है दीदी। ऑक्सीजन कम दे रहा है, ज्यादा दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मनी प्लांट विदेशी वनस्पति है, देशी नहीं है। ना लगाओ तो ज्यादा अच्छा है। मनी प्लांट की जगह आप ये गोकर्ण लगाओ, गोकर्ण की बीज वो तो है, गोकर्ण तो है, बहुत सारा है। वो पर्पल फूल आते हैं ना, वो वाला है गोकर्ण। गोकर्ण है, गुंजा बीज बैंक तैयार कर। आयुर्वेद में षडबिंदु तेल आता है, षडबिंदु तेल, वो किसमें से बनता है? षडबिंदु वो एक्चुअली साइनस है कि नाक में अगर बहुत प्रॉब्लम है तो उसका वो थोड़ा वो अपना क्या बोलते हैं, कस्टर्ड ऑयल है ना, उसमें मिला के डालते हैं। वो उसको शायद अमृत धारा भी कहते हैं। अमृत धारा अजवाइन सत्व और भीमसेनी कपूर से वो बनता है, वो ज्यादा अच्छा है। हाँ, तो वो इस्तेमाल करो तो ज्यादा अच्छा है, और वो घर पे आसानी से अपन भी बना सकते हैं। सर्दी के लिए क्या करना चाहिए? सर्दी के लिए सूखा मेवा बहुत खाना चाहिए और बहुत पानी पीना चाहिए। गरम पर हमारे लड़के को गरम सूखा मेवा खाता है तो उसको सूख थोड़ी निकलती है। तो छोटा बाबा है 13 साल का, उसको बहुत सर्दी होता है रोज। आपको मैं एक चीज बताऊं ना, तो बहुत सी बीमारियों को हल करने के लिए बहुत सी बीमारियों का हल केवल सादा पानी पीने से ही होता है। आप सादा जितना पानी पियो, वो पानी भी बहुत बीमारियों को ठीक करता है। तो सर्दी के लिए बहुत ज्यादा पानी पीने का, और गरम गरम कढ़ी पीने का। कढ़ी होती है ना, कढ़ी बनाते हैं। कढ़ी, अच्छा कढ़ी, अच्छा हाँ। वो गरम पानी तो रोज रात को सोते वक्त पीता है। नहीं, गरम पानी नहीं, सादा ही पानी हर एक सादा ही पानी। अच्छा हाँ। 40 से 50 मिनट की गैप में एक 2 ग्लास पानी पीने का। तो वो सर्दी नहीं रहते। अच्छा हाँ। सर्दी नहीं। ये देखो, ये है इसकी बीजे गुंजा, ये आपने देखी होगी। तो मनी प्लांट के बजाय आप इसका पौधा लगाओ तो ये बहुत फायदा देता है। चनौठी क्या बोलते हैं गुंजा को? चनौठी। चनौठी नर्सरी में मिलते हैं, नर्सरी में। हाँ, मिल जाएगा, मिल जाता है। जंगल में मिलेगा। आप गांव में घूमो तो गांव के लोग ही आपको बोलेंगे मुझे गुंजा चाहिए, तो वो देंगे। पुत्रन जीवा नाम की वनस्पति, उसकी भी बीज बहुत सुंदर होती है। पुत्रन जीवा का भी पौधा आप लोग घर में लगाओ। गुंजा तो हमारे कृष्ण भगवान की माला बनती है ना गुंजा की। हाँ, ये खेतों के मेढ़ों पे बहुत रहती है ये। और इसकी बीजे आप लाओ, एक फूल लाया ना, इतना एक फूल, तो एक फूल से आपको कम से कम 40-50 बीजे मिल जाएंगे। और हाँ, हम लोग गुंजा ही बोलते हैं उसको, गुंजा ही बोलते हैं। चनौठी 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 चनौठी। ओके ओके ओके। सर ये सूखे गुंजे के बीज होती, जो माला होती, इससे भी पौधा लगाया जा सकता है? माला करोगे तो माला में बीज टूटनी नहीं चाहिए। बीज यदि डैमेज हो तो वो नहीं उग पाएगा। पर गमले में लग सकता है? हाँ, लग सकता है।
एक हड़जोड़ नाम की वनस्पति होती है, मैं वो बताना भूल गया। उसका अरेंजमेंट ही हड्डियां जैसा होता है। एक हड्डी ऐसे, एक हड्डी को दूसरी हड्डी जुड़ी है, फिर तीसरी को चौथी जुड़ी है। तो हड़जोड़ नाम की वनस्पति भी घर में लग, बहुत सुंदर दिखती है। और लिटरली जिसका फ्रैक्चर, बोन डिसलोकेट हो गया, या क्रैक आ गई हड्डी में, तो उन लोगों को उसका काढ़ा पिलाने से बहुत जल्दी हड्डी जुड़ती है। तो उसका नाम, वनस्पति का नाम ही हड़जोड़ है। हड़जोड़, हाँ हाँ हाँ, हड़जोड़। और वेल वर्गीय वनस्पति है, बहुत सुंदर होती, दिखने में भी बहुत प्यारी दिखती है। आप मनी प्लांट के जगह हड़जोड़ का, हार्ड साकर बोलते हैं, हड़जोड़। हाँ, मनी प्लांट की जगह हड़जोड़ भी लगा सकते हैं आप। इंडोर लगा सकते हैं, इंडोर भी लग सकता है। हाँ राज भाई, दूसरा गिलोय का प्लांट हम लोग ये नीम के साथ लगा सकते हैं, मीठी नीम के साथ में, या अलग अलग करना पड़ता है? नहीं, ऐसा बोला जाता है कि नीम के साथ में वो सबसे ज्यादा अच्छा, सबसे बेस्ट। यदि आयुर्वेदिक गुण तत्व चाहिए तो सेम कुंडे में अलग अलग रखना, सेम कुंडे में हम ग्रो कर सकते हैं उनको? हाँ, सेम कुंडे में भी कर सकते हैं, या अलग लगाओ और उसकी जो बेल चढ़ रही है उसको उसके ऊपर डायरेक्ट कर दो, तो वो पूरा पेड़ के ऊपर चढ़ जाएगा, उसका आधार लेकर वो ऊपर बढ़ेगा। ओके। हाँ राज भाई, मेरा लड़का है 12 साल का, उसका आंख के नंबर बहुत ज्यादा है, तो उसको क्या कर सकते हैं? घी नाक में डालने का रोज, अपना खाने वाला नॉर्मल गाय का घी। क्योंकि मेरा भी चश्मा का पावर कम हुआ है, नाक में घी डालने का। जिन लोगों को खराटे मारने की आदत है बहुत जम जम के रात में, वो भी घी डाल सकते हैं। ओके, थैंक यू। चश्मा नंबर क्या करने का? काय के लिए? पथरी लीवर में पथरी का मैं बताना भूल गया आपको। पथरी का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है आजकल सब जगह पे। पर्णफुटी या पानफुटी नाम की वनस्पति होती है। आपको हाँ, पत्थर फूल आते हैं, पत्थर तोड़ आते हैं, झाड़ वो फूल आते हैं। तो वो पत्ती को तोड़ के, पत्ती में बीज रहती है, तो आपको यदि वो पौधा लगाना तो किसी के घर पे जाके एक पत्ती चुरा के लेके आने का और वो पत्ती को मिट्टी में डाल देने का, उसी से पौधे उगेंगे। तो बहुत सुंदर पौधा है वो, दिखने में भी खूबसूरत होता है। क्या नाम बताया? पानफुटी या पर्णफुटी। हाँ, चौनौठी का उपयोग क्या बताया आपने? उसको पत्थर चट्टा, हिंदी में पत्थर चट्टा बोला जाता है। पत्थर चट्टा की वनस्पति, लोग तो ऐसे पागल है, उसकी पत्तियां चुरा चुरा कर ले जाते हैं। हमारे घर से मेरा तो पूरा पेड़ ही गायब कर दिया लोगों ने। चट्टा का पथरी के लिए, मूत्र खड़ा के लिए बहुत आवश्यक वनस्पति है। हाइट के लिए रहता है, हाइट बढ़ाने। एड़ी दुखती है तो उसका क्या करने का? पत्थर फुटी का आपने पान का बोला, वो कैसे, उसको यूज कैसे करने का पथरी के लिए? हाँ, ये देखो नीता कश्यप जी दिखा रही है, यही पथरी का पत्थर चट्टा है। ये पत्थर तोड़ है ना? हाँ हाँ, पत्थर चट्टा। बड़ा होने दो इसको, बड़ा होने दो। हाँ। अच्छा सर, ये आपने जो बोला, ये अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो उसके लिए भी चल सकता है क्या? हाँ हाँ हाँ, चल सकता है। स्टोन, जो भी पथरी या स्टोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो पत्थर चट्टा से ही सॉल्व होते हैं। वो उसका यूज कैसे होता है? ये आपने पानफुटी का पान बोला, वो डायरेक्ट खाना पड़ता है, डायरेक्ट खा लो, चबा चबा के खा लो। और एड़ी के लिए, एड़ी बहुत दुखती है पैर की, एड़ी के लिए क्या करना है? एड़ी बहुत, आपके एड़ी में गैप्स है क्या, फटी है क्या एड़ी, है कि पूरी स्मूथ है? नहीं, फटी नहीं है, अभी तो स्मूथ है। हाँ स्मूथ है, फट जाती है। हाँ स्मूथ है तो गाय का दूध रात में पीने का, उसमें इत्तू सा मूंग दाल होती है ना, मूंग दाल का जो दाना होता है उतने दाने जितना खाने का चूना डालकर पीने का। और शतावरी होती है, शतावरी अरे हाँ, शतावरी का भी मैं बताना भूल गया था। शतावरी वनस्पति भी सबके घर पे लगाओ। शतावरी का भी वेल आप मनी प्लांट के जगह पे लगा सकते हैं। शतावरी की जड़ें होती है, उसको सुखाना, उसका पाउडर बनाना और वो दूध के साथ पीना। कल्प नाम से भी बाजार में शतावरी का पाउडर मिलता है, आप चेक करोगे तो आपको मिलेगा। सर मेरे को एक क्वेश्चन है, मेरे हाथों के जो नाखून है वो बहुत सफेद सफेद लाइनिंग है
और बहुत मैंने इसका एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया है पर मुझे कोई फायदा नहीं हुआ है। तो अच्छा। मुझे क्या करना चाहिए? शायद दीदी मैं भी ना बता पाऊँ इसके लिए, क्योंकि अक्सर लोग दूध पीने के लिए बोलते हैं। हाँ जी। लेकिन आप एक काम करो, शायद 1 से 1.25 महीना, वैसे भी कोई भी दवा आपके ऊपर असर करनी हो तो 48 डेज तक, 42 या 48 दिन तक उसको लेना पड़ता है। घर में खाने का जो पान होता है ना, पान खाते हैं हम लोग, पान लगाते हैं, जी। तो पान, चूना और कत्था लगाकर आप खाना चालू करो। अच्छा, खाली मतलब जो सिंपल जो पान है तो उसपे कच्चा और चूना प्लेन लगा के बस। कब खाएं फिर ये आप बताएंगे जरा? खाना खाने के बाद, जब भी खाना हो गया उसके बाद आप इसको खाओ। दिन में एक बार? दिन में 1 बार 2 बार, जब भी आपको जमे, जैसा मन करे। और बहुत अच्छा लगता है बंगला पान, मीठा पान, कपूरी पान। अच्छा। हाँ, मनी प्लांट की जगह पे आप इसका पान का पौधा लगाओ। आप ये पौधा बहुत आपको, जिन्होंने एडी का बोला ना, जिनकी हड्डियां दुख रही है ना, हड्डियों में दुखना है, वो लोग भी पान खाना चालू करो। तो वो नागरवेल का पान का मैंने छोड़ लगवाया ना, जब भी लगवाती हूँ ना तभी थोड़ा होता है, फिर होता ही नहीं है, चला जाता है। तो आपकी मिट्टी में उसको थोड़ी धूप नहीं चाहिए दीदी, उसको थोड़ी छांव चाहिए। और मिट्टी में थोड़ी रेत डालना। पूरी चिकन मिट्टी, आपकी मिट्टी कैसी है मुझे देखना पड़ेगा। बहुत चिकन मिट्टी होगी ना तो वो नहीं होता, उसमें थोड़ी रेत डालो। चिकन मिट्टी तो नहीं है, लेकिन रेत डालो, क्योंकि मेरे पास सब फ्लावर्स बहुत होते हैं। फ्लावर्स होते हैं, वो मीन तुलसी वो सब होती है। हाँ। तो वो पान तो 2-3 जगह पे लगाया, लेकिन हुआ ही नहीं। और मीन तुलसी तो इतना फैलेगा कि कितने घर में मैंने दी उसको तो, लेकिन नागरवेल के पान नहीं होते हैं। आप एक काम करना, थोड़ी गोबर खाद डालना उसमें, और बीच बीच में आप पानी डालते हो ना तो हफ्ते में 1 आध बार उसमें गौमूत्र मिलाकर पानी डालो। सब लोग ध्यान में रखो, आप घर में पहले सारी महिला वर्ग घर में पोछा लगाओ तो कल से ही देसी गाय का गौमूत्र लाओ। देसी गाय का मैं बोल रहा हूँ, भैंस का या जर्सी नाम के प्राणी का नहीं लाने का। नाम के प्राणी का और भैंस का नहीं लाने का, देसी गाय का गौमूत्र लाओ, उससे पोछा लगाओ। और पोछे का जो पानी है वो पानी आप पेड़ों में डालो। आप वो पानी को पेड़ों में डालो, वो नाली में मत बहने दो। उससे देखो पेड़ों की ग्रोथ कैसी होंगी आपकी। गौमूत्र पेड़ों के लिए बहुत आवश्यक है। अच्छा। और सभी लोग ये भी ध्यान में रखना, ये मैं शायद मेरे आउट ऑफ विषय होगा, अपने सारे पौधों पे हफ्ते में 1 बार गौमूत्र का छिड़कावा करने का, फवारनी जो स्प्रिंकलिंग होता है, वो गौमूत्र की फवारनी करने का। कोई कीड़ा नहीं लगेगा, पौधे बहुत हेल्दी रहेंगे। और दूसरे हफ्ते में क्या करना, खट्टी छाछ 5 दिन 4 दिन 5 दिन एकदम जो छाछ खट्टी हो जाती है ना, ऐसी खट्टी वाली छाछ की फवारनी करने का। उससे आपके पौधे बहुत हेल्दी रहेंगे, एक भी कीड़ा पौधे पे नहीं लगेगा और सारे पौधे फूलों से फलों से मस्त रहेंगे। खट्टी छाछ का फुवारा करने का, खट्टी छाछ का फुवारा करने का। छाछ जो होती है, हाँ, बाहर नहीं रखना, फ्रिज में नहीं रखना, बाहर में रखना। 4 दिन 5 दिन ऐसे उंगली से एकदम ऐसे खट्टा हो जाता है ना, एकदम बैठ जाती, खट्टी होनी चाहिए। और पत्ते पे फुवारा करने का, लेकिन ना उसमें कीड़े आ गए। कीड़े आ गए? कीड़े किस में आ गए? छाछ डालते हैं ना, नीम में बोलते हैं, नीम पत्ते में छाछ डालते हैं तो कीड़ियां बहुत आ जाती है। नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी। खट्टी छाछ और गौमूत्र, इसकी फवारनी करने से कीड़े नहीं आते और पौधे बहुत हेल्दी रहते हैं। फुवारा करने का ना, फुवारा बोला ना आपने, फुवारा करने का આપણે સ્પ્રે છે ને કે છે સ્પ્રે कटिंग वाले की दुकान में नावी लोग जो नहीं स्प्रे मारते हैं, वो स्प्रे। 8-9 साल से मेरा पाँव में इतना चीरा पड़ा है कि वो कितनी भी एलोपैथी है, आयुर्वेदिक सब किया, लेकिन मिटता ही नहीं है। और खांच बहुत आती है, उजली। ताजा गर्मी नहीं है, तो पता नहीं चलता, चीरा ही पड़ जाते हैं। 8-9 साल से बहुत दवाई की। भाई हाइट के लिए कुछ है क्या? नहीं ना, बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए दूध, बस दूध और उसमें ना चूना डालने का।
वो ईटा का चूना गड़ेगा, रात में જે डालेगा। બધા પ્લીઝ મ્યુટ કરી દો તમારી પ્લીઝ માઇક બંધ કરી મ્યુટ કરી I've got દેજો. a question for you. I've got a problem with urinating. When I urinate, afterwards it burns. How can you help me to solve my issue?